कि ये प्री आईपीओ शेयर्स हैं क्या प्री आईपीओ मार्केट और ग्रे मार्केट सेम है कि जो आप काम कर रहे हो क्या ये लीगल काम है? सर ये प्री आईपीओ के प्राइसेस डिसाइड कैसे होते हैं? प्रोसेस क्या है इन्वेस्टमेंट का? मतलब कि जी अनलिस्टेड डीलर्स कौन हैं? मैं प्री आईपीओ स्टॉक्स में क्यों काम करूं जब लिस्टेड शेयर्स अवेलेबल हैं? कि सर जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसका आईपीओ बताइए आप कब आएगा? कि सर मुझे सेलिंग की प्रोसेस समझाओ प्री आईपीओ मार्केट में। हम प्लानिफाई को चूज क्यों करें, आपके साथ क्यों जुड़े, कि प्लानिफाई ऑपरेट कहां से करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंगला और मैं आप सबका प्लानिफाई में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारी प्री आईपीओ वीडियो पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट्स के रूप में पूछ रहे हैं। इनफैक्ट जब हमारे पास इन्वेस्टर कोई भी आते हैं तो उनको प्री आईपीओ के रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। हमने सोचा क्यों ना टॉप 30 क्वेश्चंस के साथ आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए जिसमें हम प्री आईपीओ के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्री आईपीओ मार्केट कैसे वर्क करती है ये बिल्कुल अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आपने कभी प्री आईपीओ में इन्वेस्ट किया है? अगर हाँ तो कमेंट्स में लिखिए यस, अगर नहीं तो कमेंट्स में लिखिए नो, आई एम जस्ट क्यूरियस। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि ये प्री आईपीओ शेयर्स हैं क्या, और क्या ये अनलिस्टेड शेयर्स के साथ कुछ डिफरेंट हैं या फिर ये सेम है? तो दोस्तों प्री आईपीओ शेयर्स बेसिकली प्राइवेट इक्विटी के शेयर्स हैं। ये शेयर्स सेकेंडरी सेल में अवेलेबल हैं और ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है उस कंपनी में। अब मैंने ये 3 लाइनें ली, इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। जब भी कोई कंपनी नई बनती है या फिर कंपनी कोई फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाती है तब वो बेसिकली जब भी शेयर्स को इशू कर रही है उसके करस्पॉन्डिंगली वो कुछ ना कुछ फंड रेज कर रही है। कंपनी मान लेते हैं फेस वैल्यू 10 रुपीज़ के ऊपर शेयर्स को इशू कर रही है और उसने 1000 शेयर इशू किए। 1000 × 10 मतलब तकरीबन 10,000 रुपये इशू किए। ये 10,000 उसके अब बुक्स में आ गए। उस कैपिटल को लेके कंपनी रोटेट करेगी, उस मनी को बेसिकली सर्कुलेट करेगी अपने बिजनेस में कि ताकि वो पैसे को बढ़ाया जा सके। अब 10 रुपये पे जो ये शेयर किसी को इशू किए गए थे ये बाद में मान लेते हैं कंपनी की ग्रोथ के साथ बढ़कर 50 रुपये के हो गए। अब वो 50 रुपये में वो इन्वेस्टर इस शेयर को सेल करना चाहता है ड्यू टू एनी XYZ रीज़न। उसको लिक्विडिटी चाहिए, वो इस शेयर को सेल करना चाहता है। और देयर इज़ अनदर इन्वेस्टर जो सोचता है कि ये 50 रुपये में ये शेयर बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं परचेज कर लेता हूँ। तो हम बेसिकली प्री आईपीओ में ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कि ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो अभी स्टॉक एक्सचेंज पर तो लिस्ट नहीं हुई हैं और जो भी इसमें से निकलना चाहे और देयर इज़ अनदर इन्वेस्टर जो उसमें इन्वेस्ट करना चाहे, तो हम ये चीज़ को फैसिलिटेट कर रहे हैं। इससे आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और सेकेंडरी सेल का अच्छे से मतलब समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अनलिस्टेड शेयर्स के साथ ये कैसे डिफरेंट है या फिर सेम है। देखिए इस फेज को मैंने खुद 18 महीने पहले प्री आईपीओ का नाम दिया था। एक कंपनी की शुरुआत से समझते हैं कि स्टोरी कैसे चलती है। जब भी देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, एक स्टार्टअप बनेगा, उसके शेयर इशू किए जाएंगे। अब वो शेयर जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, वो स्टार्टअप जैसे जैसे ग्रो करेगा उस शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी। इस फेज को मैंने प्री आईपीओ का नाम दिया। सेकेंड फेज इसमें क्या आया कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ी बन गई, उन्होंने उसका आईपीओ निकाल दिया और कंपनी जाकर लिस्ट हो गई, तो उसको हम लिस्टेड शेयर्स बोल सकते हैं। तीसरा फेज इस कंपनी का तब आएगा जब उस कंपनी की ट्रेडिंग होना कम हो जाए। इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे तकरीबन 6000 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ऑलमोस्ट 1700 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। जबकि टॉप 500 कंपनीज में ही 98% ऑफ द वॉल्यूम जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम है वो रजिस्टर किया जाता है। मतलब कि आखिरी 2% के बीच में बाकी की ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडिंग वॉल्यूम रहता है। कई बार ये ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना कम हो जाता है कि कई ऑर्गेनाइजेशन जो लिस्टेड भी हैं वो शेयर्स को ट्रेड मिलता ही नहीं है, उसमें डेली इन्वेस्टमेंट कोई खरीद या बेच हो ही नहीं पाती। इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे तपरिया टूल्स। हमारे पास ये शेयर अवेलेबल है अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तपरिया टूल्स एक लिस्टेड कंपनी है जबकि उसका शेयर रोज़ खरीदा बेचा नहीं जाता, इसलिए वो एक काइंड ऑफ स्टॉप्ड ट्रेडिंग वाली बकेट, एक फेज गिन सकते हैं जिसको हम स्टॉप्ड ट्रेडिंग वाला बकेट मानते हैं। तो इस फेज को हम स्टॉप्ड ट्रेडिंग बोलते हैं। चौथा फेज इसमें वैसा भी गिना जा सकता है जिसको हम डीलिस्टेड शेयर्स बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को बाद में डीलिस्टिंग भी करवा सकती है। कोई ऑर्गेनाइजेशन को डीलिस्ट करवाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होगा? पहला कि कंपनी अब लॉस मेकिंग कंपनी बन गई
और वो अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करना चाहती है, कंपनीज़ को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के लिए एक बहुत मोटी फीस हर साल पे करनी होती है। जब कोई लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी, अपने ऑब्वियसली वो लॉसेस को कम करना चाहेगी, तो ये फीस वो नहीं भरना चाहती, तो अपने आप को वो डीलिस्ट करवा सकती है। दूसरा रीज़न डीलिस्टिंग का ये भी हो सकता है कि उस शेयर में ट्रेडिंग ही उतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो कंपनी उस चीज़ को फैसिलिटेट करे अपने इन्वेस्टर्स के लिए, इस वजह से भी वो अपने आप को डीलिस्ट करवा सकती है। और ये बेसिकली हम फोर्थ फेज गिन सकते हैं डीलिस्टिंग का। अब मान लेते हैं कि ये कंपनी आने वाले टाइम में आगे चलकर जब डीलिस्ट हो गई, उसके बाद वो कंपनी ख़त्म होना चाहती है, कंपनी लिक्विडेट होनी चाहती है, मतलब वो कंपनी ख़त्म बिल्कुल, उसके जो जैसे कंपनी रजिस्टर की जाती है वैसे कंपनी डी रजिस्टर भी होती है, मतलब वो कंपनी ख़त्म भी की जाती है। अगर वो लिक्विडेशन वाली फेज़ में चली जाती है तो वो उसको हम लास्ट फेज़ बोल सकते हैं कि ये लिक्विडेशन फेज़ है। तो मोटा मोटा 5 फेजेस हो गए, प्री आईपीओ, लिस्टेड शेयर्स, फिर स्टॉप डे ट्रेडिंग, उसके बाद हमने बात करी डीलिस्टेड शेयर्स, और फिर फाइनल स्टेज हो गई लिक्विडेशन की। ये पहले फेज को मैंने खुद इसको प्री आईपीओ का नाम दिया था इस मार्केट को, क्योंकि ये एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। सेकंड फेज को छोड़कर बाकी के चारों फेजेस आपको अनलिस्टेड शेयर्स के नाम पर अवेलेबल मिलेंगे कुछ डीलर्स के पास इंडिया में। और इसी के बीच में हम अपना जो फोटे है या हमारा जो प्लानिफाई में हम इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्री आईपीओ पर हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं। हम बाकी की कंपनीज में जो गिर रही कंपनीज हैं या ख़त्म होने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस पर उतना फोकस नहीं देना चाहते। देयर बहुत ही रेयर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि ऐसी कोई डीलिस्टेड कंपनी बाद में फिर से रिवर्स कर गई और वहाँ से वो उठ गई। ये तो हो सकता है कि वो डीलिस्टेड कंपनी कल को किसी कंपनी के थ्रू मर्ज हो जाए या एक्वायर कर ली जाए, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल बन सकती हैं। बट बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस होता है कि अब ऑर्गेनाइजेशन डीलिस्टिंग के बाद फिर से शुरू से यू टर्न लेके वापस से फिर वो ग्रोथ फेज़ आ जाए और फिर वो लिस्टिंग फेज़ आ जाए, ये हमें कम ही मिलता है। तो ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा हमसे क्वेश्चन ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि ये शेयर आपके पास डीमैट में कैसे आए, इसका आईपीओ तो आया ही नहीं अभी। ये एक बहुत ही बड़ी फैलेसी है। हमें लगता है कि आईपीओ के बाद ही शेयर डीमैट में आते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। 1994 में इंडिया में डीमैट फॉर्मेट की स्टार्ट हुई। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है ये बेसिकली, जिसमें आप अपने शेयर्स को फिजिकल फॉर्म की बजाय डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में रख सकते हैं। एक कंपनी जब बनती है तो देखिए, एक सीए जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाएगा वो फिजिकल शेयर इशू कर देता है। मिनिमम कैपिटल 1 लाख रुपए चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए। अब 1 लाख रुपए के करस्पॉन्डिंगली फिर वही एग्जांपल ले लेते हैं कि उसने 10 रुपए की फेस वैल्यू के हिसाब से 10,000 शेयर इशू कर दिए। अब मैं चाहूँ तो मैं अपनी कंपनी की ये 10,000 शेयर को फिजिकल फॉर्म में रखना चाहूँ तो फिजिकल फॉर्म में रख सकता हूँ, नहीं तो जाके डीमेटेरियलाइज भी करवा सकता हूँ। अब डीमेटेरियलाइज किसके पास जाके करवाऊंगा? तो इसके लिए इंडिया में 2 बॉडीज़ हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। इनकी कुछ एक छोटी सी फीस होती है, जाकर मैं अपने शेयर्स को फिजिकल फॉर्मेट से डीमेटेरियलाइज फॉर्मेट में करवा सकता हूँ। इसके फ़ायदे क्या हैं? मेरे शेयर खोने का डर नहीं है, मेरे शेयर फट जाएं। मान लीजिए फिजिकल फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म टीयर ऑफ हो सकता है, वो ऐसे झंझट खत्म हो जाएंगे। डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में है तो वो चोरी नहीं किए जा सकते। इनफैक्ट आने वाले टाइम में आपको एनएसडीएल और सीडीएसएल में आपको सर्टिफिकेट्स, हमारा सबसे अच्छा एक बड़ा पोजीशन है कि हमने जो भी डिग्रीज़ की हैं ये सब डिग्रीज़ भी डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में आएंगी। इससे फेक डॉक्यूमेंट्स या फेक सर्टिफिकेट्स का झंझट खत्म हो जाएगा। सर्टिफिकेट्स के फटने का, तो इन सर्टिफिकेट्स को वापस से री इशू करने का, ये सब झंझट खत्म हो जाएगा। ये सर्टिफिकेट का ये नहीं रहेगा कि ये सही हैं या फिर फेक बनाए हुए हैं। आने वाले टाइम में आपको ये भी एडवांसमेंट सीडीएसएल और एनएसडीएल पर मिलेगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि तो आपके पास ये शेयर आते कैसे हैं, हाउ डू वी प्रोक्योर दीज शेयर्स? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब वो ग्रो कर रही होती है तो अपने एम्प्लॉयज़ को ईसॉप्स देती है। ईसॉप इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। अगर हम चाहते हैं कि कंपनी की ग्रोथ के साथ वो एम्प्लॉय भी ग्रो कर सके तो ऑर्गेनाइजेशन जनरली उस एम्प्लॉय को कुछ स्टॉक एज पार्ट ऑफ रेन्यूमरेशन दे देती है। ये ईसॉप जनरली 4 साल में वेस्ट होते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं कि एम्प्लॉयज़ उनके साथ लंबे समय तक काम करें, क्योंकि जितना लंबा वो उनके साथ रुकेंगे वो उनके लिए एक एसेट बन जाते हैं। और जैसे जैसे एम्प्लॉय का टेन्योर बढ़ता चला जाता है उसको वो नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर 1 ईयर कुछ पार्ट में मिलते चले जाते हैं। जनरली क्योंकि वो शेयर अभी तक डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में उसको पास डीमैट में नहीं आता
उसको लगता है यार ये शेयर तो अभी लिस्टेड ही नहीं है, इसको मैं जाकर बेच नहीं पाऊंगा, और ऐसी मार्केट कोई एग्जिस्ट नहीं करती। अगर वो एम्प्लॉय कल को जॉब छोड़ता भी है तो वो उन शेयर्स को लेता ही नहीं। और कंपनीज जनरली क्या करती हैं, फिर वो वापस से उसके पूल में चला जाता है। कंपनीज का एक पूल रहता है शेयर्स का जो अपने एम्प्लॉयज़ को देती हैं, तो जो नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है उसको फिर ये शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं। एक बहुत मोटा चंक जो एज अ पार्ट ऑफ रेन्यूमरेशन एक एम्प्लॉय को मिला था, वो उसको बेसिकली यूज़ ही नहीं कर पाता, वो उसको बेसिकली एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता। तो हम क्या चाहते हैं कि वो एम्प्लॉय अपने शेयर्स को, अपने हिस्से को अपने मैनेजमेंट से अपने डीमैट के फॉर्म में वो शेयर्स को ले ले, और बाद में वो शेयर्स को हमारे पास आकर वो सेल कर सकता है। हमारे पास, मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास जैसे पेटीएम है, पेटीएम ईसॉप्स में अब उसमें तकरीबन 8-9 हज़ार एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और स्पेशली अच्छी मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट लेवल पर लोगों को अच्छे नंबर ऑफ शेयर्स भी इशू किए जाते हैं। और कंपनी को वो जब वो छोड़ते हैं, मतलब मान लीजिए मैं पेटीएम में मेरे को लगता है कि मेरी अब उतनी ग्रोथ नहीं रही, मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन से उठकर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता हूँ, तो वो जो मेरे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको वो आकर हमारे पास बेचते हैं, और हम ये शेयर्स आगे इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। पहला सोर्स हमारा प्रोक्योरमेंट का एम्प्लॉयज़ होते हैं। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है दोस्तों। अभी मतलब आप ये मान लीजिए ये 0.01% भी हमारे इंडिया में ये काम स्टार्ट नहीं हुआ है, जिसको हम बेसिकली बड़ा करना चाहते हैं। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली इससे एम्प्लॉयज़ को लगेगा कि हाँ, हमें अगर शेयर्स मिल रहे हैं, क्योंकि ये शेयर्स लैक्स एंड करोड्स ऑफ वर्थ के होते हैं, जिनको वो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, और जो कि बिल्कुल एक मामूली सी फीस देके, गवर्नमेंट की एक छोटी सी फीस देके वो इन शेयर्स को डीमेट फॉर्म में ले सकते हैं और उन शेयर्स को आकर हमारे पास सेल कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास ये शेयर्स को आकर कोई भी अक्रेडिटेड इन्वेस्टर भी आकर सेल कर सकता है। कोई इंस्टीट्यूट, मतलब मान लीजिए उसमें वेंचर कैपिटल फंड हो सकता है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड हो सकता है, प्राइवेट इक्विटी फंड हो सकता है, या कोई म्यूचुअल फंड हाउस भी हो सकता है, वो आकर भी हमें ये शेयर्स को सेल करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वो शेयर्स को क्यों सेल कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज पर भी अगर आप देखेंगे तो कोई इन्वेस्टर है और कोई सेलर है। तो सेलर जनरली बेसिकली उसका सेल करने का रीज़न क्या है, हो सकता है उसको लगता हो कि यार इस कंपनी की अब ग्रोथ ज़्यादा हो गई है, या फिर मैंने अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया है, मैं इस शेयर को बेच देता हूँ, मैं किसी और कंपनी में चलता हूँ। वही सेम फंडामेंटल यहाँ पर भी मतलब एप्लीकेबल है कि कोई पुराना इन्वेस्टर है जो, सिर्फ अगेन मैं पेटीएम की ही एग्जांपल ले लेता हूँ। अब पेटीएम ने पिछले 15 साल में बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ इन्वेस्टमेंट उठाई है। जब पेटीएम शुरू भी हुई होगी तब उनके फैमिली, फ्रेंड्स, इन दो लोगों ने भी कुछ 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख ऐसे करके भी इन्वेस्टमेंट, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स भी की होंगी। अब वो करोड़ों के ऑलरेडी वर्थ हैं, 10 साल हो गए उस ऑर्गेनाइजेशन को मतलब बढ़ते हुए। वो बहुत ही ऑलरेडी शेयर्स की अच्छी खासी वैल्यू है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कुछ पार्ट को उसको बेचकर, मेरे को कोई रिक्वायरमेंट है, मैं इस फंड को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इस शेयर को सेल करना चाहता हूँ, तो वो भी आकर हमें ये शेयर सेल कर सकते हैं। तो ये भी शेयर्स हम आगे फर्दर अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं। इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि क्या प्री आईपीओ मार्केट और ग्रे मार्केट सेम है, और क्या ग्रे मार्केट के साथ प्री आईपीओ मार्केट कैसे कनेक्टेड है। तो ये भी एक बहुत कॉमनली क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, ग्रे मार्केट और प्री आईपीओ मार्केट का कोई भी मैच नहीं है। ग्रे मार्केट बेसिकली सट्टा बाजार है। आईपीओ की मार्केट के साथ ही एक बहुत बड़ा सट्टा बाजार भी चलता है, उसको हम ग्रे मार्केट बोलते हैं। जैसे आईपीएल में आपने देखा होगा कि हर बॉल के ऊपर सट्टा लगता है। ये एक इल्लीगल, इंडिया में बेटिंग करना इल्लीगल काम है। स्पेशली जो भी इल्लीगल काम होगा ये सारा कैश में होगा। वैसे ही आईपीओ की मार्केट में भी एक सट्टा बाजार चलता है जिसको हम ग्रे मार्केट बोलते हैं। इसमें सट्टा हर तरीके से खेला जाता है। आप जितनी भी चीज़ें कॉम्बिनेशन सोच सकें, मान लीजिए अगर कोई आदमी बोलता है कि ठीक है, मैंने 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन लगाई, तो इसकी उस एप्लीकेशन में उसको शेयर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी पर भी सट्टा होगा। इसके ऊपर शेयर जनरली कितने के मिलते हैं, 2 लाख रुपए की कोई एप्लीकेशन लगाता है, बड़ी मुश्किल से उसको 10,000 के शेयर मिलेंगे, लकी ड्रॉ में अगर मिले भी 5,000 के मिलेंगे, 15,000 के मिलेंगे, जो भी एक मिनिमम लॉट साइज होगा वही शेयर्स मिलते हैं। अब उस शेयर्स को वो बेचेगा भी। मान लीजिए मेरे को 10,000 के शेयर मिल गए, शेयर 20% ऊपर खुला, 30% ऊपर खुला, तो जो भी उसका ओपनिंग प्राइस है वो डिफरेंस 20% है, तो 20% के करस्पॉन्डिंगली मैंने 2,000 रुपये कमाए। तो इस एप्लीकेशन को बेचा भी जाता है कि 2,000 रुपये में एप्लीकेशन बिक रही है जी, 3,000 रुपये में एप्लीकेशन बिक रही है, 10,000 रुपये में एप्लीकेशन बिक रही है। और ये सट्टा बाजार है, ये सारा काम कैश में होगा, कोई भी काम बैंकिंग अकाउंट से नहीं होगा।
फिर तीसरा, इसमें ऐसे भी बेटिंग होती है कि भैया वॉल्यूम कितना होगा, जब शेयर खुलेगा पहले दिन कितना वॉल्यूम होगा, ये ज़्यादा होगा कम होगा, रिटेल इन्वेस्टर का ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होगा, HNIs का ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होगा, शेयर कितने रेट पे खुलेगा। तो मैं जैसे कि बोल रहा हूँ कि जितनी कॉम्बिनेशंस आप सोच सकते हैं उन सारी चीज़ों पे ग्रे मार्केट में सट्टा चलता है। हम प्री IPO मार्केट का ग्रे मार्केट से कोई रिलेशनशिप नहीं है, हम सट्टा बाज़ार में काम नहीं करते, ना ही हम कोई भी कैश की डील हमारे यहाँ पर प्लानीफाई में करते हैं। तो हम ग्रे मार्केट में बिल्कुल भी डील नहीं करते, हम सिर्फ प्री IPO प्राइवेट इक्विटी के शेयर्स जो मैंने आपको पहला फेज बताया उनके बीच में हम डील कर रहे हैं। इसके बाद मेरे से ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि जो आप काम कर रहे हो क्या ये लीगल काम है? हाँ जी, हम जो काम कर रहे हैं टोटली लीगल काम है। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि हम सब कुछ जो करते हैं प्लानीफाई में वो यहाँ पर लीगल काम कर रहे हैं। देखिए, लीगल तरीकों को कैसे समझाया जाए कि ये लीगल है। हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो सारी बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस होंगी और डीमैट टू डीमैट से शेयर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यहाँ पर कोई भी कैश में काम नहीं होता। तो इससे आपको सबसे पहला तो ये एक लीगल प्रूफ है कि देखो बैंकों में जो काम हो रहा है वो तो लीगल काम होगा। दूसरा, हम इन शेयर्स के ऊपर गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी भी पे करते हैं। अब गवर्नमेंट अगर हमसे स्टैम्प ड्यूटी ले रही है, आपने जैसे लिस्टेड शेयर्स देखे होंगे, उसके बीच में अगर आपने कभी अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट खोलकर देखा होगा तो नीचे 3 चीज़ें होती हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी और ब्रोकरेज। तो स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट वहाँ पर भी लेती है। 1 लाख रुपए के ऊपर 15 रुपये गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी लेती है। वैसे ही हम भी 1 लाख रुपए के ऊपर 15 रुपये गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं। तो ये बिल्कुल लीगल काम है। अगला क्वेश्चन हमसे जनरली लोग ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सब कुछ ठीक है तो मेरा स्टॉक ब्रोकर मेरे को प्री IPO क्यों नहीं प्रोवाइड करता? अब देखिए, स्टॉक ब्रोकर का काम क्या है। हमने फेज़ 1 की बात करी। स्टॉक ब्रोकर फेज़ 2 लिस्टेड शेयर्स के बीच में डील करते हैं। उनकी एक्सपर्टीज़ या उनका बेसिकली बिजनेस वो सेकंड फेज़ के शेयर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है कि हम लिस्टेड शेयर्स के साथ के बीच में डील करेंगे, हमें अनलिस्टेड शेयर्स के बीच में डील नहीं करना। इसको और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि यार स्टॉक ब्रोकर CA का काम क्यों नहीं करते, या फिर स्टॉक ब्रोकर कंपनी रजिस्टर क्यों नहीं कर देते। जो हमने फेज़ 1 से भी पहले का पार्ट देखा, कंपनी को रजिस्टर तो CA ही करते हैं। तो हम तो ऐसे ये भी बोल सकते थे कि कंपनी को रजिस्टर स्टॉक ब्रोकर क्यों नहीं करते, क्योंकि उनका वो बिजनेस नहीं है। सिमिलरली इंडिया में फिजिकल शेयर्स को डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में करवाने के लिए स्टॉक ब्रोकर फैसिलिटेट कर सकता है, बट स्टॉक ब्रोकर उसके ऊपर कोई भी चार्जेस या कोई भी फीस नहीं लेता। एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसको IPF मार्केट बोला जाता है। तो ये शेयर्स को अगर आपके पास पुराने कंपनीज के 20, 25, 30 साल पुराने कोई शेयर्स पड़े होंगे फिजिकल, उनको डिमेटेरियलाइज करने के लिए भी देयर आर कंपनीज जो सिर्फ IPF का ही काम करती हैं। वो ना तो प्री IPO में है, ना वो स्टॉक ब्रोकिंग का काम कर रही हैं। तो हर कंपनी का अपना अपना एक बिजनेस मॉडल होता है जिसके करस्पॉन्डिंगली वो बिजनेस कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपको स्टॉक ब्रोकर प्री IPO के शेयर्स नहीं प्रोवाइड करते। अब हमसे अगला क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं कि सर ये प्री IPO के प्राइसेस डिसाइड कैसे होते हैं? मैं कैसे मान लूँ ये शेयर आप जो 35 रुपये का बोल रहे हो, 50 रुपये का बोल रहे हो, 500 रुपये, 1000 रुपये का बोल रहे हो, ये यही प्राइस है? तो एक क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है एज एन इन्वेस्टर, आप कैसे इस चीज़ को माने कि ये सही प्राइस है या फिर ये कोई फॉर्मुलेटेड प्राइस तो नहीं है। देखिए, ये एक बेसिकली सेकेंडरी सेल है। जब भी एक प्राइमरी सेल होगी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन की, तो एक वैल्यूएशन की जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन की और उसके ऊपर फंडिंग रेज की जाती है। मैं अगेन इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। वॉरेन बफे ने पिछले साल पेटीएम में इन्वेस्टमेंट की थी। 21,000 रुपीज़ के करीब उनको पर शेयर पड़ा था जब उन्होंने लास्ट वैल्यूएशन की गई कंपनी की और फंडिंग की। जबकि आज हम पेटीएम का शेयर अराउंड 11,000 रुपीज़ में प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ सेकेंडरी सेल। हमारे पास ऐसे एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, हमारे पास ऐसे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट की हुई थी पेटीएम में, और वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम मतलब इस शेयर को 11,000 रुपीज़ पर सेल करने के लिए तैयार हैं, और इन्वेस्टर 11,000 रुपये में वो खरीदने को तैयार है। तो अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो शेयर का प्राइस कम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही फंडामेंटल चलता है जैसे कि एक लिस्टेड कंपनीज के साथ होता है कि एक वैल्यूएशन के बाद जब वो शेयर लिस्ट हो जाता है तो रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी होती है। तो अगर तो डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, और अगर डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी तो शेयर का प्राइस गिर जाएगा। वही सेम फंडामेंटल यहाँ पर भी है। जैसे मैंने पेटीएम का बताया कि लास्ट वैल्यूएशन से 11,000 रुपये, मतलब तकरीबन 10,000 रुपये नीचे चल रहा है, तो अभी 11,000 के करीब ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ऐसे भी शेयर हैं जो कि मार्केट के बीच में
लास्ट वैल्यूएशन से ऊपर रेट पर चल रहे होंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस बता सकता हूँ। फरवरी में लास्ट फंडिंग कितने पे हुई थी, हमारा आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था इसी के करस्पॉन्डिंगली एक न्यूज़पेपर में। वो 39 रुपीज़ पर लास्ट वैल्यूएशन हुई थी, बट कोरोना वायरस आ गया। अब कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ, कोरोना वायरस की वजह से हॉस्पिटल्स, क्योंकि डिमांड अब वहाँ पर भी बेड्स की एक लिमिटेड नंबर ऑफ बेड्स हैं, डिमांड ऑफ बेड्स ज़्यादा हैं, तो हॉस्पिटल भी प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। अब प्राइसेस बढ़ेंगे तो लोग अपने आप को सेव करने के लिए क्या करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड इस वक्त इतनी ज़्यादा है कि रेलीगेयर जो शेयर की लास्ट वैल्यूएशन 39 रुपीज़ पे हुई थी आज से 4 या 5 महीने पहले, आज तकरीबन 75, 80, 85 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये ओवर वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? बिल्कुल, क्योंकि भैया अब कोरोना एक चीज़ ही ऐसी आई है जो पिछले 100 साल में कभी देखी नहीं गई, और उसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस इतनी बाय की जा रही है, तो आने वाला जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है उस कंपनी का अच्छा गिना जा रहा है। तो मैंने आपको एक वैल्यूएशन के हिसाब से लोअर प्राइस वाला शेयर भी बता दिया और एक लास्ट वैल्यूएशन के हिसाब से अपर प्राइस वाला भी शेयर बता दिया। हम अपने इन्वेस्टर्स के साथ डेली प्राइसेस शेयर करते हैं। लोग हमें बोलते हैं कि सर हमें ईमेल नहीं देखनी है, हमें व्हाट्सएप पे शेयर करो, तो हम डेली बेसिस पर अर्ली मॉर्निंग रोज़ अपने इन्वेस्टर के साथ डेली जो भी प्राइसेस हैं किसी भी शेयर के, जैसे वो अगर कोई बढ़ रहा है तो बढ़ा हुआ प्राइस, अगर कोई घट रहा है तो घटा हुआ प्राइस शेयर करते हैं। इससे ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके हमारे इन्वेस्टर्स के बीच में कि शेयर का प्राइसेस कैसे मूव कर रहे हैं। हमारे वेबसाइट पर भी ऊपर शेयर के प्राइसेस को अपडेट करते हैं। जनरली अभी के टाइम पे हम उसको 1 in 15 डेज कर पाते हैं, तो वो इंडिकेटिव प्राइस हो सकता है बट बिल्कुल फाइनल प्राइस नहीं होगा उस दिन का। हमने नीचे नोट में दे रखा है। हम टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं, आने वाले कुछ 6 महीने 9 महीने में आपको रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी दिखने लगेगी। प्लानीफाई में प्राइवेट इक्विटी स्टॉक एक्सचेंज बनती हुई दिखेगी, जिसमें आपको दिखा करेगा कि कैसे प्राइस ऊपर या नीचे जा रहा है इन प्राइवेट कंपनीज़ के बारे में भी। उसके बारे में भी अलग से दोस्तों बात करूँगा किसी और वीडियो में। पर अभी तो वापस अगेन अपने क्वेश्चंस पे वापस आते हैं। ये क्वेश्चन हमसे भी पूछा जाता है कि जी आप जो प्राइस दे रहे हो, हमारा स्टॉक ब्रोकर तो इस शेयर को बहुत ऊपर के प्राइस में दे रहा है, मतलब लोगों को लगता है कि स्टॉक ब्रोकर ज़्यादा अच्छे प्राइस पर दे सकता होगा उसको। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे लखनऊ से अभी कुछ दिन पहले की बात है, लखनऊ से कॉल आया और जिसमें हम उस वक्त HDB फाइनेंशियल सर्विसेज 775 रुपीज़ में प्रोवाइड कर रहे थे, जबकि उसके स्टॉक ब्रोकर ने उसको 900 रुपीज़ का वो शेयर कोट किया था। और उसने बोला कि सर मैं आप पे मतलब आपका इतना कम प्राइस कैसे हो सकता है, 900 वो दे रहा है और आप 775 पर दे रहे हो। तो मैंने बोला जी मार्केट की शुरुआत हमारे से हो रही है, उसके बाद कोई हमसे ये शेयर लेकर परचेज करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टॉक ब्रोकर हैं, मैं ब्रोकर्स के नेम नहीं लेना चाहूँगा, बट 7, 8, 10, 15, 20 ब्रोकर ऐसे हैं जो हमसे डेली बेसिस पे रेगुलरली ये शेयर्स को बाय करते हैं। वो अपने आगे फर्दर इन्वेस्टर को दे रहे हैं उन शेयर्स को। अब देखिए, हमसे जब एक शेयर कोई परचेज कर लिया जाता है, हमें उसके बाद नहीं पता कि वो शेयर आगे उसको बेच रहा है या उसने अपने इन्वेस्टमेंट अपनी बुक्स में वो शेयर को लेकर रख लिया, क्योंकि हमें तो उस शेयर के बारे में नहीं पता। वो आगे अगर फर्दर अपने शेयर किसी इन्वेस्टर को दे रहे हैं विच इज़ और किसी भी रेट पर दे रहे हैं, तो हालांकि 900 रुपये और 775 रुपये कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है। मुझे अभी पीछे मध्य प्रदेश से कॉल आया था, मैं बड़ा हैरान हुआ था। हमारे पास एक शेयर है MSCI, वो हम अभी ऑलमोस्ट 1.5 रुपये, सवा रुपये, 1.5 रुपये पर वो ट्रेड कर रहा है शेयर, जबकि वहाँ पर वो शेयर 20 रुपये दोस्तों बेचा जा रहा है। 20 रुपये का शेयर, मतलब मैं इतना हैरान था इस बात को सुनकर कि ये तो सरासर गलत है। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि कोई 1%, 2%, 3%, 5%, 10% भी चलो समझ में आता है, हर बंदा अपने हिसाब से कुछ बिजनेस कर रहा होगा कि कुछ वैल्यू रखे, बट उतने ऊपर प्राइसेस पर बड़ी मतलब हमें लगता है कि ये बड़ी गलत चीज़ है। और स्टॉक ब्रोकर हो या कोई भी ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए, और इन्वेस्टर्स के साथ एक फाइनल जेन्युइन प्राइस देनी चाहिए। आप अपना मार्जिन रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 रुपये की चीज़ आप 25 रुपये में बेच रहे हो। और 2 रुपये में ये समझ में आता है कि 2 रुपये वाली चीज़ आपने 2 रुपये 5 पैसे में बेची, 10 पैसे में बेची, 20 पैसे में बेची, बट ये नहीं हो सकता कि 2 रुपये की चीज़ को आप 5 रुपये, 10 रुपये या 20 रुपये में बेच रहे हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास आता है कि प्रोसेस क्या है इन्वेस्टमेंट का, मतलब शेयर्स हमारे डीमैट में कब आएंगे, कैसे आएंगे। दोस्तों जब हमने इस काम की शुरुआत भी की थी, हम चाहते थे, हम अभी भी अपनी कंपनी को एज अ टेक कंपनी देखते हैं, फिनटेक कंपनी की तरह देखते हैं, और हम चाहते थे कि हम ये जो आज से 20 साल पहले सेटलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था कि
जिस दिन आप शेयर परचेज कर लेते हो उसके बाद आपके डीमैट में वो 2 दिन में रिफ्लेक्ट करता है। तो हमने इसको थोड़ा सा एडवांस कर दिया, हम सेम डे डिलीवरी कर देते हैं और ये प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे आप एक स्टॉक ब्रोकर के साथ डील करते हैं। मैं एग्जांपल से तौर पे समझाता हूँ। आप अपने स्टॉक ब्रोकर के पास जाते हैं, आप उसको कुछ मार्जिन का एक चेक देते हैं। मार्जिन जब वो चेक क्लियर हो जाता है या फिर वो मार्जिन जब आपके अकाउंट में अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करी है, तो अब जब वो मार्जिन आ गया तो स्टॉक ब्रोकर आपको बेसिकली हेल्प करेगा शेयर को परचेज करने के लिए। शेयर आप कैसे परचेज करेंगे, या तो उसकी ऐप से परचेज करेंगे या फिर उसके डीलर को फ़ोन करेंगे कि भैया मुझे ये शेयर खरीद दो, इस क्वांटिटी पर, इस प्राइस पर ये शेयर खरीद दो। जब वो शेयर परचेज हो गया उसके बाद आपको 2 दिन में T+2 ट्रांजेक्शन प्लस 2 डेज में वो शेयर्स आपके डीमैट में डिलीवर करने आपका स्टॉक ब्रोकर उन शेयर्स को आपके साथ डिलीवर करता है। हमारी प्रोसेस इससे थोड़ी सी ऑटोमेटेड है, बाकी सेम चीज़ वैसे ही चलेगी, बस हम शेयर्स की डिलीवरी सेम डे कर पाते हैं। और अगर पेमेंट हमें लेट इवनिंग आ रही है, मान लीजिए 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे आ रही है, तो नेक्स्ट डे हम उन शेयर्स को इन्वेस्टर्स के डीमैट में डिलीवर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास ये भी आता है, बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि हम कितने मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स बाय कर सकते हैं प्री आईपीओ में। क्या हमें कोई डिस्काउंट मिलेगा अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा देते हैं? तो ये भी एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, हम जनरली ये चाहते हैं कि वैसे हमने मिनिमम टिकट साइज़ अपना 25,000 रुपये रखा हुआ है। ऑल्दो वी आर ऑल्सो फ्लेक्सिबल। हम जनरली चाहते हैं कि इन्वेस्टर के पास जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करवाएं तो इतना साइजेबल चंक तो दें जब वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो, उसको वो समझ में आए। अगर वो हमसे लेगा ही मतलब 5 शेयर ये दे दो, 10 शेयर ये दे दो, अगर इतने छोटे छोटे शेयर की क्वांटिटी, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा लेगा तो उसका पोर्टफोलियो की जो एसेट एलोकेशन है वो ख़राब हो जाएगी। हम चाहते हैं कि एटलीस्ट उसके पास इतना चंक ज़रूर हो जब वो शेयर की ग्रोथ देखे तो उसको उसके पोर्टफोलियो की ग्रोथ दिखती, मतलब बढ़ती हुई नज़र ज़रूर आए। उसके लिए हमने मिनिमम टिकट साइज़ वैसे 25,000 रखा हुआ है। कई शेयर्स में हम 50 शेयर्स के लॉट साइज़ पर काम करते हैं, पर जो हमारे पास जो दो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली शेयर्स कहूँगा या फिर इन्वेस्टर्स को जो सबसे ज़्यादा पसंद है, HDB और रिलायंस रिटेल, इसके हम छोटे लॉट भी दे देते हैं, 25 शेयर का लॉट भी दे देते हैं। मेरे पास ऐसे भी इन्वेस्टर्स आते हैं जो बोलते हैं सर हम सिप नहीं करना चाहते, हमें म्यूचुअल फंड में कुछ नहीं बनना, 5,000 रुपये लगाते थे, 10,000 रुपये लगाते थे, हमें आप 10,000 रुपये के हर महीने 10 शेयर दे दिया करिए HDB के या रिलायंस रिटेल के, तो हम वो भी कस्टम करते हैं। अगेन बेसिकली हम हर शेयर में तो नहीं कस्टम कर पाएंगे इस चीज़ को, बट जो हमें पता है कि ये काउंटर ऐसा है जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो 2, 4, 5 काउंटर्स में हम छोटी लॉट साइजेस भी दे देते हैं। हम 25,000 रुपीज़ से नीचे के भी इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर्स को शेयर प्रोवाइड कर देते हैं। उसके लिए हम जनरली 100 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन फ़ीस ज़रूर लेते हैं इन टोटल। मतलब अगर किसी ने 10 शेयर भी लिए हैं तो पूरी इन्वेस्टमेंट उसकी मान लीजिए अगर 8500 रुपीज़ की हुई, 850 रुपीज़ का अगर मान लो HDB का रेट चल रहा है, तो हमने 100 रुपीज़ एडिशनल ले लिए, तो 8600 रुपीज़ ले लिए ट्रांजेक्शन फीस के तौर पर। और अगर कोई हमारे पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है, जनरली देखिए हमारे पास रिटेल इन्वेस्टर आज की डेट में आते हैं जो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लगाते हैं, इसको हम बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं गिनते। बट हाँ, अगर कोई हमारे पास ऐसे भी कई बार इन्वेस्टर्स आते हैं जब जिन्होंने 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ लगाने हैं, उसके लिए ज़रूर कुछ प्राइसिंग में कुछ छोटा मोटा डिफरेंस आ सकता है, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये का, इससे ज़्यादा का इसमें मार्जिन नहीं है। हम डेली बेसिस पे अपने प्राइसेस, जैसे कि मैंने बताया कि इन्वेस्टर्स के साथ ज़रूर शेयर करते हैं, तो आपको ये चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं होगी, मतलब क्योंकि हमारे जो प्राइसेस हैं वो वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं और बहुत ज़्यादा क्योंकि हमारा वॉल्यूम को काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है, तो हमारे प्राइसेस हमेशा ही आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे मार्केट में। तो इसलिए आपको उस चीज़ के लिए भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी हमसे किया जाता है कि जी मैं कुछ ये पैसा जो दे रहा हूँ ये मैं आपको दूंगा या फिर वो उस इन्वेस्टर को दूंगा। देखिए, ये पैसा हम अपने अकाउंट्स में लेते हैं, अपनी बुक्स में लेते हैं। प्लानीफाई के को आप पे करेंगे जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। से फॉर एन एग्जांपल, आपने कोई भी एक शेयर फाइनल किया, आपके साथ इन्वेस्टमेंट की सारी डिटेल्स कंफर्म हो गई, फिर वो पेमेंट हम प्लानीफाई में लेंगे। ऐसे ही सेम वो इन्वेस्टर से हम वो शेयर प्लानीफाई के अकाउंट में लेंगे। इसको एज एन एस्क्रो फैसिलिटी की तरह आप समझ सकते हैं या कंसीडर कर सकते हैं। इधर से इन्वेस्टर के शेयर आ गए, उधर से पैसे आ गए और हमने स्वैप कर दिया। तो उससे क्या होता है कि एक तो रिस्क मिटिगेट हो जाता है कि इन्वेस्टर ने, मान लीजिए इन्वेस्टर ने पैसे दिए थे बट उसको शेयर नहीं, बाद में इन्वेस्टर जो सेलर था वो देकर गया, और द वाइस वर्सा कि सेलर ने शेयर दे दिए बट बाद में इन्वेस्टर ने पैसे नहीं दिए, क्योंकि हमने एस्क्रो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी
और इसके बीच में हमने कुछ फीस भी अपनी भी रख ली और उसके करस्पॉन्डिंगली ट्रांसफ़र हो गया। अब दोस्तों लीगैलिटी की चीज़ों के बारे में बात करूँगा, बाकी लोग जो हमसे और क्वेश्चंस पूछते हैं उसके बारे में बात करूँगा। एक मेरे से कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी अनलिस्टेड डीलर्स कौन हैं। ये हम वेबसाइट्स पर कुछ और भी वेबसाइट्स हैं जो अनलिस्टेड डीलर्स के नाम पर चलती हैं। देखिए दोस्तों, आप हमारे पास डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी डीलर के थ्रू जाना है, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है कि एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है और एक डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं मार्केट में, तो ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर रिक्वायर्ड नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट लास्ट इन्वेस्टर तक लेकर जाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल। तो आप अनलिस्टेड डीलर के थ्रू भी बिल्कुल डील कर सकते हैं। वो डीलर कैसा है कैसा नहीं वो हमें नहीं पता होगा, ज़्यादातर हमें नहीं पता। देखिए इसको एक आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये अभी एक बिल्कुल अनरेगुलेटेड मार्केट है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। जैसे टैक्सी की मार्केट पहले चलती थी, टैक्सीज हमेशा से एग्जिस्ट करती थी, बट ऊबर और ओला ने क्या किया, इस मार्केट को रेगुलराइज कर दिया, इस मार्केट को ऑर्गेनाइज कर दिया। या ओयो ने या फिर एयरबीएनबी ने क्या किया, होटल मतलब छोटे होटल जो होते हैं, छोटे लॉन्जेस तो पहले भी चलते थे लॉन्जेस, बट इसको पूरा एक स्ट्रक्चर दे दिया। वैसे ही प्लानीफाई इस पूरी मार्केट को स्ट्रक्चर दे रही है। ऐसा नहीं मैं कह सकता कि अनलिस्टेड डीलर सारे बुरे हैं या फिर सारे अच्छे हैं। आप अनलिस्टेड डीलर के साथ डील करना चाहें उनके साथ डील कर सकते हैं। अगर आप हमारे पास आकर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप हमारे पास आकर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जाता है कि क्या ये अनलिस्टेड डीलर्स डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपके साथ दो इंस्टेंसेस शेयर कर रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर अभी एक FIR दिखाई जा रही होगी। ये एक अनलिस्टेड डीलर की है जिसमें उनको 1000 हीरो फिनकॉर्प के शेयर्स और 11,000 ऑकलैंड इंटरनेशनल के शेयर्स देने थे। ये पिछले दिसंबर 2019 का केस है जिसमें इन्वेस्टर से पेमेंट ले ली गई और उस डीलर ने उन इन्वेस्टर्स को शेयर ही प्रोवाइड नहीं किए। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ है, मतलब ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हम तो बिल्कुल कंडेम करते हैं इस चीज़ को। सिमिलरली दोस्तों, अभी भी आपको स्क्रीन पर एक मिनेंस करके एक वेबसाइट है, देखने में ठीक ठाक है वेबसाइट, देखने में सब कुछ सही लगता है उस वेबसाइट पर भी। वो भी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ में काम करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में अभी एक आर्टिकल प्रिंट हुआ है जिसमें बताया गया है कि उन्होंने भी कुछ मिस सेलिंग की है शेयर्स की और शायद कुछ पेमेंट के डिफ़ॉल्ट्स हैं। उसके रिगार्डिंग अभी सेबी की तरफ से भी उनको कुछ नोटिसेस जारी हुए हैं और कुछ बातचीत चल रही है। तो क्वेश्चन आता है कि फिर हम कैसे किसी पर विश्वास करें ना, मतलब ये छोटा डीलर हो या कोई एक अच्छी ठीक ठाक दिखने वाली वेबसाइट हो, तो बड़ा डिस्टर्बिंग न्यूज़ है ये। देखिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अनलिस्टेड में इसका कोई रिलेशनशिप है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अनलिस्टेड में ही हो सकता है। किसी के भी दिल में खोट आ सकता है, किसी के दिल में भी चोरी आ सकती है, मतलब इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इसका अनलिस्टेड के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर किसी के दिल में कोई खोट आ गया या फिर कोई गलत भावना आ गई, उसके करस्पॉन्डिंगली वो बिल्कुल एक्शन ले सकता है। देखिए मैंने अनलिस्टेड की आपको एग्जांपल दी, मैं आपको लिस्टेड लोग बोलते हैं कि सर इसलिए इस मार्केट में काम नहीं करेंगे, ये दो डिफ़ॉल्ट्स हैं। मैं बोलता हूँ अच्छा तो लिस्टेड शेयर्स के बारे में बात करते हैं। कार्वी का हमें पता है स्टॉक ब्रोकिंग का, और अगर आप पिछले 25 साल की हिस्ट्री निकाल कर देखेंगे आपको बहुत सारी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स भी दिखेंगी ऐसी जिन्होंने डिफ़ॉल्ट्स किए हैं। अभी रिसेंट में जैसे कार्वी का बहुत पॉपुलर डिफ़ॉल्ट रहा है। सिमिलरली कंपनीज़ का कौन सा डिफ़ॉल्ट नहीं होता दोस्तों। ILFS इतना बड़ा ग्रुप था, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने 25,000 करोड़ के डेट म्यूचुअल फंड्स को ज़ीरो कर दिया ये कह के कि जी पेमेंट नहीं हो रही। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो डिफ़ॉल्ट करती हैं, हालांकि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का थोड़ा केस अलग है, बट कहने का क्या मतलब है, कंपनीज़ इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, $multi-billion ऑर्गेनाइजेशंस डिफ़ॉल्ट करती हैं, बोलती हैं कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे। कितने अच्छे शेयर्स थे जो बिल्कुल ज़ीरो हो गए, मतलब काइंड ऑफ ₹1 ₹2 के रह गए। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली मैनेजमेंट उस कंपनी को प्रॉपरली चला नहीं पाई। मैनेजमेंट में बहुत बार होता है कि पीछे अभी एक ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आप देखेंगे कि जहाँ पर मैनेजमेंट ने कुछ फ्रॉड्स किए और उसके बाद वो शेयर बिल्कुल वर्थलेस हो गया। तो ऐसी प्रैक्टिसेस कहीं पे भी आ सकती हैं। अगेन इसका कोई अनलिस्टेड के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैनेजमेंट कहीं पे भी, चाहे वो लिस्टेड हो, वो स्टॉक ब्रोकिंग हो या कंपनी हो, किसी की भी दिल में अगर चोरी आएगी तो वो बाद में उसको नतीजे भी भुगतने पड़ेंगे, उसके रेपरकशंस भी आएंगे। हम इस चीज़ में बिल्कुल भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। हम कहते हैं कि कभी भी आप जब भी किसी के साथ भी डील करिए, चाहे आप प्लानीफाई में डील करिए, चाहे आप प्लानीफाई के अलावा भी किसी के साथ डील करते हैं,
तो वो बंदा ट्रस्टेड होना चाहिए, वो आदमी की नीयत साफ़ होनी चाहिए। ये हमेशा हम इस चीज़ पर वाउच करते हैं। अब इस चीज़ को भी कैप्चर कैसे करें, जानना कैसे जानें कि यार ये डीलर अच्छा होगा या नहीं अच्छा होगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए जैसे प्लानीफाई के लिए मेरे से भी लोग पूछते हैं कि सर आपने हालांकि हम ही ने 2 लोगों को दिखाया कि देखिए ये डिफ़ॉल्ट हुए हैं। लोग हमसे ही कई बार पूछ लेते हैं कि तो सर मैं आप पे ट्रस्ट कैसे करूं। ये भी कोई गलत सवाल नहीं है कि अच्छा अगर और कोई डिफ़ॉल्ट कर सकता है तो लोगों के दिमाग में हमारे लिए भी डिफ़ॉल्ट का पिक्चर आ सकती है, इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती। देखिए प्लानीफाई को हम कैसे अलग फील करते हैं अनलिस्टेड बाकी डीलर्स के साथ। प्लानीफाई में हम देखिए पहले तो बात गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो हम एमफीएफ रजिस्टर्ड हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड हैं, हम आईआरडीए रजिस्टर्ड हैं, हमने ये तीनों चीज़ें कंप्लीट की हुई हैं। गवर्नमेंट एफिलिएशन के अलावा हमारे पास सोशल प्रूफ है। अब मान लीजिए आप अमेज़ॉन पर जाकर कोई भी चीज़ को बाय करते हैं, अब जब भी हम कोई चीज़ को बाय देखते हैं हम उसकी रेटिंग्स देखते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं, रिव्यूज़ में हम सेलर के भी रिव्यूज़ देखते हैं। कोई सेलर होगा जो कम प्राइस पर वो वो चीज़ को प्रोवाइड कर रहा होगा, और उसके साथ में हम ये भी देखते हैं कि इसकी रेटिंग क्या है, 3 आउट ऑफ 5 है, 4 आउट ऑफ 5 है, 5 आउट ऑफ 5 है, या फिर बिल्कुल ही बेकार है। प्राइस कुछ भी रख दोगे, अगर आप सर्विस नहीं दे पाओगे या फिर प्रोडक्ट ही गलत भेज दोगे, यूज्ड प्रोडक्ट भेज दोगे, उसी पर ही जनरली कोई भी कस्टमर उसको रेट करेगा सेलर को। तो ये सेम चीज़ आप प्लानीफाई के लिए भी देख सकते हैं। देखिए प्लानीफाई में हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे साथ यूट्यूब पर, जैसे कि अभी ये वीडियो भी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन 5600 इन्वेस्टर्स हमारे पास यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और फेसबुक पे तकरीबन 4000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं। अब ये ऐसा ग्रुप नहीं है जो 100, 200, 500 लोगों का हमने अपने नेटवर्क में ऐड करके कर लिया हो। 5500, 5000, 5500 या 4000 लोग तभी जुड़ते हैं जब कुछ वैल्यू हम कहीं पर प्रोवाइड कर पा रहे हों। आप हमारे पास आएंगे, हम हर शेयर की डिटेल में आपके साथ बात कर रहे होंगे, आपके साथ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स शेयर करते हैं। इनफैक्ट अगर आप हमारी रिव्यूज़ और रेटिंग्स को भी देखेंगे, गूगल पे हम 4.9 रेटेड हैं, फेसबुक पे हम ऑलमोस्ट 5 आउट ऑफ 5 रेटेड हैं। जस्ट डायल जहाँ पर कोई किसी को नहीं जानता, हमारे पास 119 रिव्यू हैं। दिल्ली का अगर आप जस्ट डायल खोलकर प्लानीफाई के नाम सर्च करें, 119 रिव्यू हैं हमें मिले हुए, जिसमें हमारी एवरेज रेटिंग 4.9 आउट ऑफ 5 है। इससे आपको पता लगेगा कि एक सोशल प्रूफ हमारे पास, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल प्रूफ है दिखाने के लिए इन्वेस्टर्स का कि हम इन्वेस्टर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रख रहे हैं, एक अच्छी चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही इन्वेस्टर हमें अच्छी रेटिंग भी देते हैं। और बहुत सारा प्यार हम अपने टेस्टिमोनियल्स में भी वेबसाइट पर शेयर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें मीडिया में भी अभी रिसेंटली पब्लिश किया गया है। हालांकि हम बहुत क्लियर हैं, जब भी ग्रे मार्केट के ऊपर कोई आर्टिकल प्रिंट होता है तो हम उसको ऑप्ट आउट कर लेते हैं। हम कहीं पर भी अपना नाम नहीं प्रोवाइड करते या अपने व्यूज़ नहीं प्रोवाइड करते उस शेयर्स को, क्योंकि डीलर्स जो इस मार्केट में अवेलेबल हैं वो थोड़े से उतने नॉलेजेबल कम हैं या फिर उतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तभी तो ये अनऑर्गेनाइज मार्केट है। हम ऑप्ट आउट कर लेते हैं कि सर हम क्योंकि सट्टा बाज़ार में डील नहीं करते, तो प्लीज़ हमारा नाम मत प्रिंट करिएगा और ना ही हमारे व्यूज़ इस चीज़ के ऊपर प्रिंट करिए। हम सिर्फ वहीं पे ही पब्लिश होते हैं जहाँ पर वो इसको प्री आईपीओ मार्केट के रिगार्डिंग या फिर प्रॉपरली प्राइवेट इक्विटी के रिगार्डिंग या उस कंपनी के रिगार्डिंग अगर किसी के व्यूज़ हमसे कोई मांगता है तो हम वहीं पर ही अपने व्यूज़ या अपने रिकमेंडेशंस मीडिया के साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा लोग हमसे पूछते हैं कि सर तो क्या आपके चैनल पार्टनर डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं बायस्ड नहीं हूँ, बट हमारे चैनल पार्टनर डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते, और उसका एक लॉजिकल रीज़न बताऊंगा। चैनल पार्टनर आपसे कभी भी पेमेंट नहीं ले सकता, पेमेंट इन द सेंस वो अपनी बुक्स में पेमेंट नहीं ले सकता। आपसे जब भी कोई चैनल पार्टनर इंटरेक्ट करता है वो हमेशा प्लानीफाई के ही बैंक अकाउंट्स शेयर करेगा जहाँ पर पेमेंट होगी, और आपसे डीमैट की डिटेल्स, क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट ली जाती है जब शेयर को हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो डीमैट की डिटेल्स वो हमें प्रोवाइड करता है, हम यहाँ से शेयर प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि बीच में कोई भी फीस एडिशनली चैनल पार्टनर नहीं दे रहा, और अगर कोई चैनल पार्टनर आपको ऐसा मिलता है जो आपसे कुछ अलग से पैसे मांगता है तो आप बिल्कुल प्लीज़ हमारे को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइंस हमेशा आप लोगों के लिए खुली हैं। हमारे चैनल पार्टनर की इनफैक्ट सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो भी बहुत ही स्ट्रिंजेंट है। हमारे वहाँ पर चैनल पार्टनर सिर्फ वही लोग बन सकते हैं जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, जो कि लाइसेंस्ड प्लेयर हों, या फिर कोई सेबी रजिस्टर्ड उन्होंने लाइसेंस लिया हो, या फिर उन्होंने कोई आईआरडीए रजिस्टर्ड लाइसेंस लिया हो। बेसिकली ऐसा नहीं है कि कोई भी
एरा गहरा नत्थू खैरा आकर हमारा चैनल पार्टनर नहीं बन सकता। इसके अलावा हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो प्री आईपीओ स्टॉक्स हैं, मैं प्री आईपीओ स्टॉक्स में क्यों काम करूं जब लिस्टेड शेयर्स अवेलेबल हैं। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है जो हमसे इन्वेस्टर्स पूछते हैं। दोस्तों, प्राइवेट इक्विटी और या प्री आईपीओ में हम वो कंपनीज को प्रोवाइड करने की, जो मैंने आपको बताया ना, ग्रोथ फेज वाली ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करने की हमारी पहल है इन्वेस्टर्स के लिए। मैं आपको इसको बिल्कुल एक अलग तरीके से समझाता हूँ। अगर आज से 25 साल पहले आप आईपीओ की मार्केट उठाकर देखें, तब कंपनीज जैसे एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है, इन लोगों ने बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जब कि कोई आदमी उसमें अप्लाई करता था तो पहले किसी टाइम पे 1 लाख रुपीज़ की ही मैक्सिमम एप्लीकेशन होती थी, जो अब बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई। तो पहले अगर आप किसी आईपीओ को सब्सक्राइब करते थे, एक तो पहली बात आपको अलॉटमेंट भी अच्छी मिलती थी। उस अलॉटमेंट के बाद फिर मतलब लक्की ड्रॉ वाला सिस्टम नहीं था, क्योंकि उतने नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स नहीं थे, और ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही अच्छी पेस से ग्रो कर रही होती थी। 100%, 200%, 50%, 60% ईयर ऑन ईयर उनकी ग्रोथ होती थी। क्योंकि वो ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त, इतनी अच्छी तरीके से हो रही होती थी, शेयर के प्राइसेस तो हमेशा उस ग्रोथ को फॉलो करेंगे ही ना। इसलिए बहुत लोगों ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स या बहुत ही मोटे मुनाफे भी कमाए हैं। बट आज की डेट में ये मार्केट ना चेंज होती जा रही है। टू बी ऑनेस्ट, ये बात सुनकर भी अगर अगेन सॉल्ट ऑफ पिंच के साथ बताऊंगा, ये भी बात भी आज की डेट में जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बढ़ने लगती है, तो अब एंजल इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट आ गया, वेंचर कैपिटल फंड्स का कॉन्सेप्ट आ गया, प्राइवेट इक्विटी फंड्स का कॉन्सेप्ट आ गया। जो ग्रोथ फेज है, तब ये इंस्टीट्यूट्स में से पैसा उठाया जाता है। और किसी प्राइवेट इक्विटी फंड में आज अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो मिनिमम इंडिया में 1 करोड़ की टिकट साइज चाहिए, और कई जगह पर तो कई फंड हाउसेस इसको 5 करोड़ या 10 करोड़ या इवन 50 करोड़ से नीचे की टिकट ही नहीं लेते। जैसे कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मिनिमम टिकट साइज कितनी होनी चाहिए? 500 रुपये। कोई म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी हैं जो मिनिमम टिकट साइज 1000 रुपीज़ की लेकर चलते हैं, जो कि बिल्कुल एक छोटी इन्वेस्टमेंट टिकट साइज है रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तब भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो आज की डेट में तकरीबन 25 लाख करोड़ की है। सिमिलरली जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, अब यहाँ पर मिनिमम टिकट साइज इंडिया में 1 करोड़ रुपए है। अब लोगों के पास आज की डेट में रिटेल इन्वेस्टर्स ही या HNIs जो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लगा सकते हैं, बड़े आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2 लाख रुपए के आपने मान लीजिए कोई शेयर के लिए अप्लाई किया, जब कोई IPO आता है, और उसमें भी आपको अलॉटमेंट वही 5,000, 10,000, 15,000 की होनी है, वो भी वंस इन अ वाइल होनी है। क्योंकि IPO तो कोई हो सकता है 20 गुना ओवर सब्सक्राइब हो जाए, 50 गुना ओवर सब्सक्राइब हो जाए, 80 गुना ओवर सब्सक्राइब हो जाए। तो अगर 80 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब है, तो 79 लोगों को तो वैसे ही हटा दिया जाएगा। लकी ड्रॉ में जो उसको एक बंदे को शेयर मिलेंगे, उसको भी मिनिमम टिकट, जो मिनिमम लॉट साइज है, वो उतने के शेयर्स अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। तो पहली बात, IPO की डिमांड ह्यूज है, पर अच्छे शेयर्स नहीं मिल पाते, तो आप अच्छी कंपनीज में हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पहला रीज़न हुआ कि क्यों आपको प्री IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, इससे भी बड़ा रीज़न, आज मैं आपको एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझाता हूँ। रिलायंस रिटेल, आपने रिलायंस के ऊपर कितनी पिछले 3 महीने में न्यूज़ देखी होंगी, जिसमें 2,12,000 करोड़ रुपए इंस्टीट्यूट ने इन्वेस्टमेंट करी है। किन बिजनेसेस के लिए? रिलायंस जियो के लिए और रिलायंस रिटेल के लिए। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल, क्योंकि एक बहुत ही फास्ट पेस्ड ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन है। जियो आज की डेट में ऑलमोस्ट यूनिवर्सल बनता जा रहा है। ऑलमोस्ट 30 to 35 करोड़ लोग आज की डेट में आई थिंक रिलायंस जियो यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली रिलायंस रिटेल चेन सबसे बड़ी है इंडिया में और आज की डेट में। अब तो वो फ्यूचर रिटेल को भी पूरा टेक ओवर करने की बातचीत चल रही है इनकी। अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जब वो ग्रोथ है, तब बड़े इन्वेस्टर ये फंड हाउसेस के थ्रू इस कंपनीज में पैसा लगाते हैं। जब इनकी ग्रोथ खत्म होने लगती है आज की डेट में, लाइक 15%, 20%, 25%, 10%, अभी तो 85% की ग्रोथ है रिलायंस रिटेल की। अगर आप पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स देखेंगे, पिछले 5 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन 85% से ग्रो कर रही है प्रॉफिट वाइज। रेवेन्यू वाइज ऑलमोस्ट 60% के पेस से ग्रो कर रही है, और रेवेन्यू भी 1,62,000 करोड़ का है। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा रेवेन्यू है। तो मल्टीपल भी, मतलब जो ये 60% या 65% का है, एक अच्छे बड़े वॉल्यूम पर है। इनफैक्ट मेरे को इंडिया में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं पता जो इतने बड़े वॉल्यूम पे काम कर रही हो और इतनी पेस से ग्रो कर रही हो। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मतलब अब ऑर्गेनाइजेशन 60% की कंपाउंडिंग से ग्रो कर रही है, 80% की कंपाउंडिंग से ग्रो कर रही है। अभी इंस्टीट्यूट इसमें पैसा लगा रहे हैं। जब इसकी थोड़ी सी ग्रोथ खत्म होने लगेगी, 25%, 30%, 20%, 15%,
तब इसका आकर आईपीओ निकाल दिया जाएगा और रिटेल इन्वेस्टर को शेयर दे दिए जाएंगे। छोटे इन्वेस्टर इसमें आ जाएंगे और छोटे इन्वेस्टर्स में से बड़े इन्वेस्टर इसमें से निकल जाएंगे। तब तो ये एक बड़ा हार्ड ट्रूथ बनता जा रहा है कि बड़े इन्वेस्टर्स ने जब पैसा बनाने का मौका था, अच्छा मौका था, तो बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा बना लिया। बड़े इन्वेस्टर तो पहले ही अमीर हैं, वो और अमीर हो जाएंगे, विच इज़ वेरी गुड, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमें लगता है ये फेयर चीज़ नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर तो या HNIs तो इसमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाए। इवन म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी अगर आप देखेंगे, म्यूचुअल फंड भी क्योंकि रिटेल का ही मनी को बेसिकली रेगुलेट कर रहे हैं सर, उसी को ही मैनेज कर रहे हैं। अगर आपकी कंपनी की ग्रोथ 15% है या 20% है तो आपके पैसे की भी ग्रोथ वैसी ही होगी। बाय एंड लार्ज हो सकता है कि आपकी कंपनी की ग्रोथ 15% हो, अब मार्केटें टैंक की थी और मार्केटें फिर बाउंस कर गई, वो ठीक है, वंस इन अ वाइल आपको 100% रिटर्न आ गया, 200% रिटर्न आ गया, वो 1 साल में होगा, 10 साल में 1 साल एक दो बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आएंगी, इससे ज़्यादा तो नहीं आएंगी। बट ऑन द अदर साइड अगर लार्जर फ्रंट में देखेंगे, अगर आपने 10 साल के लिए उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी या 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करी, आपका रिटर्न बेसिकली उस कंपनी की ग्रोथ के साथ मैच करेगा। वैल्यूएशन पर भी पॉइंट के साथ भी होता है कि आपने कब एंट्री करी, बट बाय द लार्ज आपका पैसा किस हिसाब से बढ़ेगा, जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है। अब ग्रोथ फेज वाले टाइम पे आप हो ही नहीं, और जब उसकी ग्रोथ थोड़ी कम होने लग गई तब आप हो। इसलिए हम कहते हैं कि हमें लिस्टेड कंपनीज पसंद ही नहीं है। आज की डेट में इंडिया में कोई ऐसी कंपनीज हमें मिलती ही नहीं है। जैसे रिलायंस रिटेल की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्री में, अब मेरे से लोग पूछें कि रिलायंस इंडस्ट्री में आप पैसा लगाएंगे या रिलायंस रिटेल में, हमें कोई डाउट ही नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री देखिए 11% की पेस से ग्रो कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्री ऑल्दो मैनेजमेंट दोनों सेम है, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन 85% से ग्रो कर रही है। आप सोचिए कि आपको किस में पैसा लगाना है। पेट्रोलियम के बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल 11% वाली चीज़ें अवेलेबल हैं, 15% वाली बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको लिस्टेड कंपनीज में मिल जाएंगी, 20% की ग्रोथ वाली में मिल जाएंगी, 25% की ग्रोथ वाली में मिल जाएंगी। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं कि आपने खरीद लिए शेयर, बेच लिए शेयर, तो वो मार्केट फिर आपके लिए लिस्टेड वाला फेज ही आपके लिए मार्केट है। प्री आईपीओ मार्केट दोस्तों उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिन्होंने ग्रोथ कंपनीज को अच्छी वैल्यूएशंस पे और अच्छे रेट्स पर पकड़ लिया और उनकी ग्रोथ को उन्होंने राइड किया। ये माना जाता है कि अगर आपने लाइफ में 10 इन्वेस्टमेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 10 इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपने सही 10 इन्वेस्टमेंट कर ली तो आप बिलियनियर बन जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। वॉरेन बफे पेटीएम में आज इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, अनलिस्टेड शेयर है, प्री आईपीओ का शेयर है। राकेश झुनझुनवाला नज़ारा टेक्नोलॉजीज में 180 करोड़ रुपीज़ लगाए हैं, उन्होंने 12% स्टेक उठाया। बारबेक्यू नेशन में आज से 2 साल पहले रेस्टोरेंट चेन बिजनेस अच्छा बिजनेस था। आज की कोरोना की मार्केट के बाद अभी लोग रेस्टोरेंट नहीं जा रहे, बट उस टाइम पे बहुत अच्छा बिजनेस था, उन्होंने पैसा लगाया। तो जो ये इंडिया का सबसे बड़ा एस इन्वेस्टर है या वर्ल्ड के जो का कंसिडर किए जाते हैं जो सबसे बढ़िया इन्वेस्टर हैं, वो भी इस मार्केट की तरफ देख रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैंने आपको सिर्फ 1-2 एग्जांपल्स दिए हैं। तो आप अगर ऐसी आपने 10 इन्वेस्टमेंट्स कर ली और उनकी वेव जो जब वो ग्रो कर रही हैं उसको लेकर बैठे, आप यकीन करिए आप बहुत अच्छे रिटर्न बना पाएंगे। हम प्री आईपीओ में जनरली इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स ऐसे नहीं बोलते कि हमने 20% पैसा कमाया, 30% पैसा कमाया। हम जनरली एक्स में बात करते हैं कि हमारे जी 4 साल पहले इन्वेस्टमेंट ली थी, 10 गुना हो गया प्राइस, 5 गुना हो गया जी प्राइस। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो RBL बैंक 60 रुपीज़ पे किया था प्री आईपीओ का। 4 साल के बाद जब वो लिस्ट हो गया, लिस्टिंग 225 के करीब का आईपीओ प्राइस बैंड था, 300 के करीब की लिस्टिंग थी, 600 रुपये पर जाकर हमने सेल कॉल दी थी। 4 साल के करीब का टाइम हॉराइजन था, 4 साल में 10 गुना हो गया पैसा। 700 रुपये तक भी गया था उसके बाद वो। 700 रुपये पर हमें ओवरऑल कभी भी शेयर को बेचने के 2 ही रीज़न रहते हैं। हम जब सोचते हैं कि किसी शेयर से निकलना चाहिए, पहला शेयर बहुत ही ओवर वैल्यूड हो। अब वो मार्केट सेंटीमेंट की वजह से भी ओवर वैल्यूड हो सकता है उस कंपनी के बीच में भी वो ओवर वैल्यूएशन आ सकती है। जब हमारे हिसाब से हमें लगता है यार ये शेयर 10 रुपये की चीज़ अब ये 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये की हो गई है, तब हम जनरली सेल कर रहे होते हैं शेयर। और हम अपने इन्वेस्टर्स को भी बोलते हैं कि जी अब इस शेयर में से निकल जाइए, क्योंकि अभी हमें इनके आगे की ग्रोथ कम दिखती है। ऐसा नहीं लग रहा कि 35 रुपये से ये आगे 100 रुपये, 200 रुपये या 400 रुपये का हो जाएगा। हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जितनी हमें मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, तब हम उस शेयर में से सेल कर रहे होते हैं और जनरली तब रिटेल इन्वेस्टर उस शेयर को बाय कर रहा होता है। आईपीओ में भी तो यही कहानी होती है। लोगों को देखिए, साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।
मुझे एक चीज़ डिनाई कर दी गई हो, 80 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया, अभी जो रिसेंट अभी IPO आया था, मुझे एक शेयर डिनाई कर दिया हो, मुझे लगता है यार ये शेयर बहुत बढ़िया है। रिटेल इन्वेस्टर जनरली वैल्यूएशंस नहीं समझता, उतनी डिटेलिंग में ना उसके पास टाइम है, ना एफर्ट है, ना उसके पास उतनी नॉलेज है कि वो उसकी वैल्यूएशन को सही से समझे या परखे। उसने शेयर में वो 10 रुपये वाली चीज़ जब 35 रुपये का भी होता है तो वो 35 का लेकर ये सोचता है मैं 37 में बेच लूँगा या 40 में बेच लूँगा। हमारे हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रिटेल इन्वेस्टर की फेवर में नहीं है। बट क्या हम रिटेल इन्वेस्टर को रोक सकते हैं ऐसा करने से? बिल्कुल भी नहीं। रिटेल इन्वेस्टर को जिसको जो छोटी छोटी ट्रेड्स करनी है उसको छोटी छोटी ट्रेड्स करनी ही है। हम क्या कहते हैं कि शेयर में से 2 ही टाइम पर हम एग्जिट मारेंगे, जब या तो शेयर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया हो और या फिर मार्केट का सेंटीमेंट या फिर वो कंपनी के करस्पॉन्डिंगली हमें लगने लगा हो कि अब इसकी आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल बारबीक्यू नेशन आज से 1 साल पहले बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट गिनते थे हम, बट क्योंकि कोरोना की वजह से क्या हम इसके बीच में कोई नई इन्वेस्टमेंट अभी इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करेंगे या रिकमेंड करेंगे? नहीं। हमें लगता है अभी 6 महीने साल लगेगा कंसोलिडेट होने में, लोगों को बाहर रेस्टोरेंट्स में निकलने के लिए। हाँ, रेस्टोरेंट में अगर ये फूड डिलीवरी शुरू कर दें बारबीक्यू नेशन तो बहुत अलग बन जाएगी, बट बारबीक्यू नेशन में तो आप जाकर वहाँ पर उनका बुफे ही खाते हैं। बुफे जो बहुत टेस्टी होता है, बट जहाँ अभी लोग बाहर उतना एक्सक्लूसिवली या फिर इतना फ्रीली निकलने नहीं लगे हैं। जब वो थोड़ा फ्री मूवमेंट आएगी तब देखा जा सकता है बारबीक्यू को। जब ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट का लगता है कि हाँ उसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर अभी अवॉइड करना चाहिए, वो हम बिल्कुल अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करते हैं। इवन फैक्ट हमारी रिसर्च रिपोर्ट्स में भी वो सब चीज़ें मेंशन रहती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये मेरे से बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि सर जो ये प्री IPO का जो शेयर है और उसके बाद इसका जब IPO आएगा तो उसका जो IPO का प्राइस बैंड है वो प्री IPO से ऊपर होगा? ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है मेरे लिए, जो लोग हमें इन्वेस्टर्स पूछते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे आप कंपनी जब देखिए प्री IPO में आज आपने इन्वेस्टमेंट कर ली और उसके 2 महीने बाद 3 महीने बाद अगर उसका IPO आ रहा है तो यकीन मानिए, क्योंकि उसकी इतनी न्यूज़ मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में प्रिंट हो रही होगी, रिटेल इन्वेस्टर कहता है कि यार उसके बारे में ढूंढ रहा होता है तो वो हमें ढूंढ लेता है और हमें ढूंढ लेता है तो वो शेयर भी परचेज कर लेता है। मैं एग्जांपल देता हूँ अगेन, UTI AMC पिछले साल अगर आपने वीडियो देखी होगी तो वीडियो में भी हमने बताया था कि 850 to 900 का ही IPO प्राइस बैंड हमें एक्सपेक्टेड था और वही अभी भी एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 850 से 900 रुपये में वो शेयर आएगा। और तब भी वो शेयर हमारे पास उसी रेंज में, पिछले साल का टाइम बता रहा हूँ मैं अभी आपको, 850 से 900 रुपये में पहुँच गया था उसका रेट, जबकि उससे 6 महीने पहले वो शेयर इवन 700 रुपये में भी अवेलेबल रहा है, 500 रुपये में भी अवेलेबल रहा है उससे 2 साल पहले। तो जितना जल्दी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। जितना IPO के पास, अगेन ये फैलेसी है, लोगों को लगता है यार IPO आने वाला है अब ये शेयर ले लो, जो अब आप जैसे ये आप अभी सोच रहे हैं वैसे ऐसे आपके जैसे थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ इन्वेस्टर सोच रहे हैं। ये खरीदने का टाइम नहीं है, ये तो हम कहते हैं बेचने का टाइम होगा, स्पेशली पोस्ट लिस्टिंग। मैंने वही बात बोली ना, 10 रुपये वाली चीज़ वैसी 35 रुपये लेकर चली जाती है। अब UTI के ऊपर ही वापस से बात करूं तो अब UTI का शेयर, वही शेयर तकरीबन 980 to 1000 रुपीज़ की प्राइस बैंड पर अभी अवेलेबल है। ये अब 980 रुपये में कई लोग अभी भी लेते हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि UTI AMC में कोई बुरी बात है या कुछ है। 900 का IPO प्राइस बैंड आएगा और 980 रुपये या मतलब 10% ऑलरेडी प्रीमियम में आ चुका है प्री IPO मार्केट में। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि IPO आने वाला है। क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर अब इसमें घुसने लगा है। रिटेल इन्वेस्टर का मतलब वो कहता है कि जी मैं ठीक है मैं ये शेयर, अब रिटेल इन्वेस्टर के जनरली दिमाग में क्या चलता है कि यार ये मैं शेयर लूंगा और जाके सेल कर दूंगा। सेलिंग की प्रोसेस के ऊपर भी आऊँगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी के ऊपर ही आते हैं कि जी सेल कब कर पाएंगे शेयर्स को। बट इस चीज़ को आपको मैं समझाना, मतलब अपने आप को क्लैरिफाई करना चाहता था कि जितना आप किसी इन्वेस्टमेंट में, कंपनी में पहले जुड़ेंगे और जितना उस ग्रोथ को राइड करेंगे उतने बेहतर रिटर्न्स बनाएंगे। आपको हमेशा ये चीज़ देखनी चाहिए कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से तक के टाइम पे कि क्या ये शेयर हाईली ओवर वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या हाईली अंडर वैल्यूड है, और इस कंपनी की ग्रोथ कैसी है। हमने इनफैक्ट 3 वीडियोस बनाई हैं अभी रिसेंट में। एक कैंसलिंग ग्रोथ वैल्यूएशन के मॉडल्स को, कैसे किसी कंपनी की ग्रोथ को समझें, कैसे किसी कंपनी की वैल्यू इन्वेस्टिंग में के लिए क्या क्या गलतियां लोग करते हैं, क्या क्या चीज़ें सही करनी चाहिए, कैसे किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू समझें, देखें। और ये सब चीज़ें हम अपनी रिसर्च रिपोर्ट में भी डालते हैं। 25 से 30 पेज की दोस्तों रिसर्च रिपोर्ट होती है और हम कोई भी चार्जेस भी नहीं लेते अपनी रिसर्च रिपोर्ट इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करने के लिए। हम चाहते हैं इन्वेस्टर अगर अच्छी से
रिसर्च रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वो भी अपने डिसीजन सही से ले पाएँ। हम एजुकेट करना चाहते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, ताकि उनको भी अच्छा लगे कि हाँ जी, मैं अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो वो इन्वेस्टमेंट, या फिर अगर हम भी कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंड कर रहे हैं तो हम वो इन्वेस्टमेंट क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, उसका आपको सब कुछ मिलेगा हमारी रिसर्च रिपोर्ट में। पीयर कंपैरिजन मिलेगा, उसमें आपको डिटेलिंग मिलेगी, लास्ट 3 या 4 साल के फाइनेंशियल्स मिलेंगे, उस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी बताई जाएगी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन असेट्स। तो अगर कोई बैंक और एनबीएफसी है तो आपको उसके हमारी रिपोर्ट्स में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, रिटर्न ऑफ रिस्क वेटेड असेट्स, ये सारी रेशियोज जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूट इन ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करता है, वो सब चीज़ें डिटेलिंग इतनी डिटेल्ड में मिलेंगी। आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखेगा, आपको ये बताया जाएगा कि कौन इस कंपनी में पहले इन्वेस्ट कर चुका है, अगर कोई प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स हैं या कोई बड़े और फंड हाउसेज हैं जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो दोस्तों रिसर्च रिपोर्ट ज़रूर देखिए, पढ़िए। सिर्फ रिकमेंडेशन, चाहे प्लानीफाई हो चाहे कोई भी हो, ऐसे कभी भी किसी पर नहीं देखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। आपको रिकमेंडेशंस पढ़नी चाहिए, रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए, उसके बाद अपनी डिसीजनिंग पे आना चाहिए कि हाँ मैं ये अब इन्वेस्टमेंट करूँगा या फिर मैं अब ये इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। हमारी रिसर्च रिपोर्ट, एक रिसर्च रिपोर्ट बनाने में हमें कम से कम 15 दिन का समय लगता है। इतना एफर्ट लगाती है हमारी टीम, 8 बंदों की टीम सिर्फ रिसर्च रिपोर्ट्स के ऊपर ही काम कर रही है, और ताकि इन्वेस्टर्स के लिए सही डिसीजंस लेने के लिए उनको हेल्प आउट हो सके, क्योंकि ये डेटा भी लोगों के पास जनरली सही से अवेलेबल नहीं हो पाता। अब अगला क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जाता है कि सर जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसका आईपीओ बताइए, आप कब आएगा। मतलब वो एक समझ रहे हैं कि मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या आते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली आज है कि जी आईपीओ बताइए कब आएगा। हमारी रिसर्च रिपोर्ट में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हम जनरली कंपनीज की DRHP, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, ट्रैक करते हैं कि कब वो सेबी में फाइल कर रहा है। सेबी की इवन मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट पहले मर्चेंट बैंकर के पास जाएगी, और ये ऐसी चीज़ें हैं आज की डेट में, मीडिया के बीच में आर्टिकल्स लग जाते हैं, हम उनको ट्रैक करते हैं, मीडिया में हमारी बातचीत होती रहती है। हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई भगवान है और हमें हर चीज़ पता होगी, हम ये कहते हैं कि हम अपना एफर्ट लगाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशंस को समझने के लिए, उनके बिजनेस मॉडल्स को समझने के लिए, और कब वो आईपीओ के लिए जा रहे हैं। क्योंकि हम बिल्कुल ये मानते हैं कि कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन ट्रैक करनी अच्छी रहेगी कि इसका आईपीओ कब आने वाला होगा। क्यों? क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंगली वो 10 रुपये वाली चीज़ 35 रुपये में कब होगी, वो एक अच्छा फेयर आइडिया मिल जाता है। क्योंकि वही 10 रुपये की चीज़ हमारे पास वो जो 4 या 5 रुपये में मिल रही होती है, तो वो पता लग जाता है कि अगले 3-5 साल में इसका, अगर कोई बंदा इसमें कंपनी में, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या रिटर्न आएगा, दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करता है तो क्या रिटर्न आएगा। तो ये हम ट्रैक करते रहते हैं आपको रिसर्च रिपोर्ट्स में, और हम अपने इन्वेस्टर्स के साथ वीडियोस में भी ये शेयर करते रहते हैं कि कब इनके आईपीओज आएंगे। आईपीओज की कोई फाइनल डेट नहीं होती दोस्तों। जब DRHP फाइल हो जाता है, सेबी उसको चेक करती है, बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट होता है वो, 750-800 पेजों का डॉक्यूमेंट है। उसमें इवन अगर कंपनी में कोई इवन सेक्सुअल हरेसमेंट का केस है वो तक भी फाइल किया जाएगा। मतलब इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट होती है। वो मर्चेंट बैंकर फाइल करता है, जब वो सेबी अप्रूव कर देती है उसके बाद उसको ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस से रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस बना दिया जाता है। उसके बाद उसका आईपीओ फ्लोट अराउंड कर दिया जाता है। एक DRHP जब अप्रूव हो जाए सेबी की तरफ से, तो नेक्स्ट 1 ईयर में उनको उसका आईपीओ लाना है। अगर आईपीओ नहीं लाते तो वापस से DRHP एक, मतलब वापस से सेबी को भेजनी होगी, वापस से अप्रूवल लेना होगा। जनरली हम ये देखते हैं कि जब एक DRHP फाइल हो जाए तो विद इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आईपीओ निकल जाता है। और ऐसा भी रहता है कि अब जैसे काफ़ी सारे हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, हमने उसमें भी ये इन्फॉर्मेशन सारी शेयर की है कि हमें पता है कि RBI की तरफ से 3 साल का अगर ऑपरेशंस में आने के बाद, लाइसेंस लेने के बाद 3 साल में इनको आईपीओ लाना पड़ेगा। तो वहाँ से भी रिवर्स कैलकुलेशंस कर ली जाती हैं कि इनके जी 3 साल यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स और अपनी वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर और साझा करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे से दोस्तों एक बहुत कॉमनली आस्क्ड है कि इस कोई भी कंपनी का आईपीओ का प्राइस बैंड क्या होगा। देखिए कई ऑर्गेनाइजेशंस तो हमें पता है कि जो इस साल में लिस्ट होने वाली है हम उसका कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो वैल्यू इन्वेस्टिंग में हमने ये बात हमेशा बोली है कि मार्केट में प्रिडिक्टेबिलिटी जितनी आप करेंगे उतनी बार आप गलतियां करेंगे, तो प्रिडिक्ट करना ही नहीं चाहिए। तो करना क्या चाहिए कि आपको ये देखना चाहिए कि भाई मेरे को जो शेयर मिल रहा है ये क्या बिजनेस सेंस बनाता है, क्या ये बिजनेस आगे जाके ग्रो करेगा, और क्या मेरे को ये एक अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। हम इस चीज़ को हमें ट्रैक करना चाहिए रादर देन आईपीओ प्राइस बैंड क्या होगा, उसके बाद वो लिस्टिंग में कितना होगा। कोई उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। अब कई ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसे भी हुए हैं जिनको अभी आईपीओ का कोई विचार नहीं है। जैसे रिलायंस रिटेल मैंने बताया,
अब रिलायंस रिटेल का अभी कोई DRHP फाइल नहीं है, ना ही अभी तो इंस्टीट्यूट्स ने इतना पैसा लगाया, तो वो तो कंपनी अभी सोच ही नहीं रही है IPO के बारे में। उसका IPO का प्राइस बैंड मैं कैसे आपके साथ शेयर कर सकता हूँ? ऑब्वियसली अगर कोई कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, या फिर वैसे तुक्के मार रहा है, या फिर वो सिर्फ चाहता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर लें किसी भी तरीके से। नहीं तो ऐसे प्रिडिक्ट करना वो गलत है, मतलब वो चीज़ 99.9% गलत ही होगी। एक क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जाता है कि सर अगर इसका IPO ही लॉन्च ना हुआ तो क्या होगा? ये भी क्वेश्चन मेरे से बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि जी IPO लॉन्च ना हुआ तो क्या होगा। देखिए, हम प्राइवेट इक्विटी स्टॉक एक्सचेंज बना रहे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर IPO नहीं लॉन्च हुआ तो क्या मैं इस शेयर्स को लिक्विडेट कर पाऊंगा, उसके रिगार्डिंग भी कंसर्न्स होते हैं जिसको मैं कवर करूंगा। वैसे हम इंडिया में पहली प्राइवेट इक्विटी स्टॉक एक्सचेंज बना रहे हैं, इसके लिए हमारी टेक्नोलॉजी टीम काम कर रही है। अब स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या होता है, हमें अब आज की डेट में भी आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हैं, हम किसी से शेयर बेच रहे हैं या किसी से शेयर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता कि हमारे ये शेयर किसने परचेज किए या किसने सेल किए हैं हमें। वैसे ही सेम चीज़ हम प्लानीफाई में भी एक स्टॉक एक्सचेंज जो बना रहे हैं वही सेम चीज़ कर रहे हैं, ताकि इजीली लिक्विडिटी आ सके और रियल टाइम प्राइस डिस्कवरीज मिल सकें आपको, ताकि शेयर आराम से ट्रेड हो सकें। आप इन शेयर्स को कभी भी आकर प्लानीफाई के प्लेटफॉर्म पर आने वाले टाइम में रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी के साथ शेयर्स को सेल या परचेज कर पाएंगे। क्वेश्चन आता है कि अगर IPO ही लॉन्च ना हुआ, देखिए कोई भी आज की डेट में जितने स्पेशली बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करते ही इसी पर्सपेक्टिव से हैं कि अगले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में इसका IPO लाया जा सके। मैं एग्जांपल के तौर पर अगर ये चीज़ समझाऊंगा, पेटीएम में आपने अगर थोड़ा सा न्यूज़ पढ़िएगा, थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, पेटीएम में पिछली बार सॉफ्ट बैंक ने जब फंडिंग की थी वो एक ही कंडीशन पे की थी कि अगले 3 से 5 साल में आपको IPO लाना है, उसके लिए आपको सेबी की गाइडलाइंस, जो IPO की गाइडलाइंस पूरी करनी होंगी, फॉलो करनी होंगी। अगर आप IPO लेकर आ पाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंगली ही हम आगे की कोई भी आपको फंडिंग करेंगे। देखिए, कोई भी कंपनी लॉस मेकिंग बिजनेस हमेशा नहीं रह सकती, और इंडिया में IPO लाने के लिए आपको प्रॉफिटेबल होना ज़रूरी है। इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस को पुश किया जाता है सारे वेंचर कैपिटल फंड से, प्राइवेट इक्विटी फंड से, कि भैया प्रॉफिटेबल बनो और बाद में अपना IPO लाओ। क्यों? क्योंकि IPO में वो निकल जाएंगे और रिटेल इन्वेस्टर को शेयर दे दिए जाते हैं। हमें जो इस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि अगर IPO लॉन्च नहीं भी हुआ, हमारा बेसिकली मुद्दा क्या होना चाहिए कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अगले 5 साल, 10 साल में यहाँ से ग्रो करेगी। आपने वॉरेन बफे की ये स्टोरी सुनी होगी, वो हमेशा कहते हैं कि मैं जब किसी भी शेयर को परचेज करता हूँ तो मैं ये सोच लेता हूँ कि अगले 5 साल वो शेयर अब ट्रेड ही नहीं हो रहा या फिर स्टॉक मार्केट बंद हो गई। हमें हमेशा इवन लिस्टेड शेयर्स में भी जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ये सोच के इन्वेस्टमेंट करिए कि अगर अगले 5 साल मैं इस शेयर से लिक्विडिटी नहीं निकाल पाया, इस शेयर में से मैं पैसा नहीं निकाल पाया तो क्या होगा। उससे आप कभी भी आपकी जो गलतियां हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी कम हो जाएंगी। नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करिए, बट नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो इन्वेस्टमेंट्स है वो ज़्यादा करिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करिए, सही इन्वेस्टमेंट्स, और पोर्टफोलियो के एसेट एलोकेशन के हिसाब से पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करिए, तभी आप अच्छा रिटर्न बना पाएंगे। तो क्वेश्चन वापस वही कि अगर IPO लॉन्च नहीं हुआ तो क्या होगा। आप कभी भी आकर अपने शेयर्स को सेल कर पाएंगे, हमारे पास आकर कभी भी इन शेयर्स को फिर से बेच सकते हैं, और घबराने की बात नहीं है। कोई भी जो हमारे बिजनेसेस होती हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं उसकी सारी रिसर्च रिपोर्ट्स कि कैसे ये शेयर्स चल रहे हैं, या कोई भी बिजनेस में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर आपको उस बिजनेस में दम लगता है तभी आप इन्वेस्टमेंट करिए, अदरवाइज मत इन्वेस्टमेंट करिए, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे वो अनलिस्टेड। ऐसे तो कोई भी लिस्टेड शेयर भी ऐसा हो सकता है कि जो आज लिस्टेड है थोड़े टाइम बाद वो डीलिस्टेड हो जाए, तो अब क्या करेंगे। तो बिजनेस में दम होना चाहिए, बेसिक थीम जो है इसमें। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि सर प्री IPO की मार्केट क्या IPO की मार्केट से बेटर है। देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से तो ये बहुत बेहतर है। क्यों? क्योंकि वही जो 10 रुपये वाली चीज़ है जो मैंने बताया आपको। देखिए, मर्चेंट बैंकर भी काम कैसे करते हैं इसको भी थोड़ा आज समझ लेते हैं। अगेन थोड़ा सा सॉल्ट ऑफ पिंच के साथ ये बात बताऊंगा। मर्चेंट बैंकर को फीस क्या मिलती है? तकरीबन 9% फीस मिलती है इनको जब भी एक IPO लेकर आएंगे। 9% ऑफ व्हाट? ऑफ द IPO साइज। मतलब अगर मैंने 1000 करोड़ का IPO किया तो मेरी 1000 करोड़ के करस्पॉन्डिंगली 90 करोड़ रुपए फीस हो गई। अब इस 1000 करोड़ में मैं ये चाहता हूँ, और मैंने यही 1000 करोड़ की बजाय 1500 करोड़ की अगर IPO किया तो मेरी फीस बढ़कर वो 90 करोड़ की बजाय 135 करोड़ हो गई। तो मर्चेंट बैंकर हमेशा चाहेगा कि IPO का जो प्राइस बैंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो,
वो भी शेयर क्योंकि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली जो ब्रांड्स हैं, वो मिलते नहीं लोगों को। और साइकोलॉजिकली, जैसे मैंने पहले भी बात करी कि साइकोलॉजी बहुत प्ले करती है कि अगर मेरे को डाउन कर दिया जाता है कि यार ये शेयर आपको नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है ये शेयर ज़्यादा अच्छा है। वही 10 रुपये वाली चीज़ मैं 35 रुपये में खरीदने को तैयार हूँ, 10 रुपये पे अगर नहीं मिली तो मुझे, और अगर मिल भी गई, मैंने 35 रुपये पे बेच दी, मतलब वही मैंने 20%, 30%, 50%, 100% का गेन ले भी लिया, तो हमें लगता है कि ये वर्थ इट ही नहीं है। मतलब अगर मैं 10 एप्लीकेशंस लगा रहा हूँ, 10 कंपनीज़ के लिए लगा रहा हूँ, उसमें मेरे को एक बार ही शेयर मिले, और मिले भी कितने, 10-15 हज़ार के, मैंने 5-10 हज़ार रुपये बना भी लिए, तो मेरी ज़िंदगी कोई खास चेंज नहीं हुआ। वेयर एज एन प्री IPO में मैंने जैसे बताया कि आप हमसे, हमारा एवरेज टिकट साइज़ 3 लाख रुपए का है, तो लोग आते हैं तो थोड़ा बल्क में लेते हैं, अच्छे शेयर ले लिए 3 लाख के लिए। 3 लाख कल को अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल में वो बढ़कर 6 लाख, 9 लाख, 15 लाख, 30 लाख होते हैं, तब अच्छा मज़ा आता है आपको कि हाँ यार मैंने अच्छा रिटर्न कमाया। तो हमारे हिसाब से तो प्री IPO मार्केट बहुत बेटर है IPO की मार्केट से। अगला क्वेश्चन, हमसे ये भी क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है कि जी, और ये इनफैक्ट मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर मुझे सेलिंग की प्रोसेस समझाओ प्री IPO मार्केट में। जितने भी डीलर्स के पास लोग जाते हैं, बस वो ये की बात लाइन समझा पाते हैं कि जी लिस्टिंग के बाद 1 साल आप स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं बेच पाओगे। मैं आज आपको पूरी की पूरी इसकी प्रोसेस समझाता हूँ। देखिए, लिस्टिंग से पहले आप इन शेयर्स को कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं। आप ये शेयर्स हमारे पास प्लानीफाई पर आकर बेच सकते हैं, आप ये शेयर किसी और के थ्रू भी बेच सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी ये शेयर्स बेच सकते हैं। लिस्टिंग के टाइम पे आपको मर्चेंट बैंकर की तरफ से एक OFS, ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट, आपको आपकी ईमेल में आएगा। हम भी अपने इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि देखिए ये ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट आ चुका है, अगर आप अपने शेयर्स को IPO में बेचना चाहते हैं तो आप इन शेयर्स को बिल्कुल बेच सकते हैं। IPO में जो भी लोग सब्सक्राइब करेंगे, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो HNI, DII या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो भी शेयर्स को अप्लाई कर रहे हैं, उनको जिसको भी ये अलॉटमेंट मिलेगी शेयर्स की, उनको ये शेयर्स मिल जाएंगे, और आप इस प्रोसेस से मतलब इन शेयर्स को लिक्विडेट कर देते हैं। जनरली लोग IPO से पहले इन शेयर्स को लिक्विडेट नहीं करना चाहते। क्यों? वही बात है कि हमसे ये 4-5 रुपए के खरीदे हुए हैं या फिर 10 रुपए की वैल्यूएशन है, तो लिस्टिंग के बाद क्योंकि रिटेल आता है, और वो बहुत बार हमने देखा है इन्वेस्टर्स विदाउट वैल्यूएशन समझे क्रेजी लेवल्स पे शेयर्स को ले जाते हैं, जो कि बहुत ही अनबिलीवेबल। हम सोचते हैं कि इतना प्राइस कैसे बढ़ गया। रुचि सो है एक बहुत अच्छी एग्जांपल है उसी चीज़ में। कंपनी के फंडामेंटल्स ना होने के बावजूद 1500 रुपये का शेयर का प्राइस बन चुका है। वैसे ही ऐसे मतलब बहुत सारी आपको प्लेस मिलेंगे जहाँ पर विदाउट एनी फंडामेंटल्स या विदाउट एनी वैल्यूएशन चेक शेयर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इस वजह से लोग जनरली लिस्टिंग से पहले इन शेयर्स को बेचना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि ये शेयर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं लिस्टिंग के बाद। लिस्टिंग के बाद आप इन शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर 1 साल तक सेल नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि कंपनी को ये ऑप्शन दी गई थी कि आप इस शेयर्स को IPO में सेल कर दें, अब वापस से इन शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर आप सेल नहीं कर पाएंगे। ये SEBI का रूल है। इंडिया में ये 1 साल की लिमिट है, कई कंट्रीज में इवन 3 साल की भी लिमिट है। इवन अभी रिसेंटली US में ये 1 साल से लिमिट हटाकर चेंज करके 6 महीने कर दी गई कि आप 6 मंथ्स तक इन शेयर्स को सेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जनरली दोस्तों प्रोमोटर्स के पास ये शेयर्स जो होते हैं वो बल्क में रहते हैं। 80 उन्होंने 10% लिक्विडेट कर दिया, 20% लिक्विडेट कर दिया, या इवन 30-40% लिक्विडेट कर दिया, तो उनके पास ज़्यादा होल्डिंग रहती है 50%, 60%। ये गिना जाता है कि वो कंपनी का प्राइस ज़्यादा देखकर प्रमोटर को दिल में लालच ना आ जाए, वो कंपनी ज़्यादा लिक्विडेट ना कर दे, तो छोटे माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट ध्यान में रखा जाए। दूसरा इसमें रीज़न आता है कि ऑपरेटर्स उस शेयर के प्राइस को ज़्यादा ऊपर नीचे ना कर दें। इन 2 रीजंस की वजह से प्राइमरीली कोई भी गवर्नमेंट इस रूल को फॉलो करती है। अब 1 साल तक तो आप ये शेयर्स को नहीं बेच सकते, तो 2 चीज़ें आगे फर्दर इसमें और हो सकती हैं। आप ये शेयर्स को ओवर द काउंटर डील, तो नई चीज़ बता रहा हूँ, OTC मार्केट में बेच सकते हैं, जिसको बेसिकली एक ऑफलाइन मार्केट बोलते हैं। OTC मार्केट में जनरली ये शेयर्स का जो वॉल्यूम होता है वो इट इज़ जस्ट लाइक जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की प्रोफाइल है, इट इज़ जस्ट लाइक जो हम प्री IPO में कर रहे हैं। जनरली टिकट साइजेस बढ़े रहते थे, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, मतलब कहने का मतलब जनरली टिकट साइजेस बड़े होते थे। प्री IPO में हमने पहली बार ये ऑफरिंग छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी निकाली है। वैसे ही ऑफलाइन मार्केट बड़े वॉल्यूम में, आपने ब्लॉक डील नाम सुना होगा कि ब्लॉक डील हो गई जी, और स्टॉक एक्सचेंज पे वो ब्लॉक डील हुई है, मतलब
हालांकि उसका मतलब एक ने बेचा ब्लॉक और दूसरे ने परचेज कर लिया। तो ये ब्लॉक डील्स जैसे होती हैं वैसे ही ये ऑफलाइन मार्केट है। जनरली बड़ी डील्स होती हैं, बट आप ओवर द काउंटर डील्स में भी ये शेयर्स को सेल कर सकते हैं। हम प्लानीफाई में ये हमारा प्लान है कि हम OTC डील्स को फैसिलिटेट करेंगे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी। जितनी लिस्टिंग्स होंगी, अगर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट अगर कोई सेल करना चाहता है 50 शेयर, 100 शेयर, 500 शेयर, 1000 शेयर, 5000 शेयर, वो भी हम प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। दूसरा, OTC डील भी के लिए ऊपर भी एक कंडीशन है। ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट शेयर को फ्रीज कर दे। अगर आपका शेयर फ्रीज हो गया आपके डीमैट अकाउंट में, तब ये शेयर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता 1 साल के लिए। अगर ये शेयर फ्रीज हो गया 1 साल के लिए तो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो मतलब वो ऑफलाइन मार्केट में भी नहीं बिक पाएगा। अब गवर्नमेंट का क्या कोई रूल है या गवर्नमेंट क्या कोई कुछ बताती है कि कोई उन्होंने सेट ऑफ गाइडलाइंस बनाई हुई है कि किस शेयर को हम फ्रीज करेंगे और किस शेयर को हम फ्रीज नहीं करेंगे? तो दोस्तों अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं है, बट हमने अभी तक देखा है, जितनी भी छोटी कंपनीज हैं, और छोटी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के टाइम पे 5000 करोड़ की कंपनी को भी एक छोटी ही कंपनी गिना जाएगा। इन द सेंस बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं गिनी जाती 5000 करोड़ के मार्केट कैप को या 2000 करोड़ के मार्केट कैप को। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उसके शेयर्स को फ्रीज कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें ऑपरेटर का प्ले का डर रहता है, उसमें ये सब धांधलेबाजी का ज़्यादा रहता है। जबकि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मार्केट कैप ही ऑलरेडी 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़ या उसको भी पार कर गया हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के शेयर्स को फ्रीज नहीं किया जाता। ये सिर्फ मैं अपनी एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसी अभी तक कोई सेबी ने गाइडलाइन नहीं बनाई है कि इन शेयर को हम फ्रीज करेंगे, इसके मार्केट कैप को फ्रीज करेंगे या ये सेट ऑफ टाइप ऑफ कंपनीज को हम फ्रीज करेंगे। ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। अब इस 1 साल में आप इन शेयर्स को, मान लेते हैं ऑफलाइन मार्केट में ये शेयर आप सेल करना चाहते हैं तो हो गए, और मान लेते हैं कि अगर कोई ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन आपके पास हो सकती है कि जिसको आप नहीं सेल कर पाए। अब इस 1 साल के बीच में क्या कोई एडिशनल बेनिफिट आपको मिलेगा? अब दोस्तों हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 साल के लिए मैं जी एक ऐसी कमिटमेंट करने जा रहा हूँ जहाँ पर मैं इन शेयर्स को पता नहीं बेच पाऊंगा या नहीं बेच पाऊंगा, क्योंकि आपने बोला कि सेबी की गाइडलाइंस ही आकर इन द एंड उस शेयर के बारे में बता पाएंगी, तो मैं तो फंस जाऊंगा। तो उसके लिए भी दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ कि आपको एडिशनल बेनिफिट क्या मिलता है इस 1 साल में। इस 1 साल में अगर कोई इस कंपनी के रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रमोटर सिर्फ इंटरिम डिविडेंड या इंटरिम बोनस या इंटरिम स्प्लिट देता है, मतलब वो ऐसा डिविडेंड दे रहा है जो सिर्फ प्रमोटर्स के बीच में ही सर्कुलेट होगा और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा, वो उसके लिए आप एप्लीकेबल हैं, आपको वो चीज़ मिलेगी जो कि एक नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को नहीं मिलता। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है। 1 साल के बाद तो बिल्कुल सही है कि आप स्टॉक एक्सचेंज पर जाके कभी भी इन शेयर्स को सेल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, तो ये पूरी की पूरी सेलिंग प्रोसेस मैंने अभी तक आपको बताई। एक ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जी मैंने आपसे ये शेयर परचेज कर लिए, तो क्या मैं इन शेयर्स को अपने फ्रेंड्स या फैमिली में किसी को बेच सकता हूँ अगर मुझे लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ती है? हाँ दोस्तों, जब आपने हमसे ये शेयर ले लिया उसके बाद इन शेयर्स के साथ आप क्या करते हैं, वापस से किसी को और बेचते हैं या फिर प्लानीफाई पर आकर वापस से शेयर को ट्रेड करते हैं, वो बिल्कुल आपके ऊपर है, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हम ये जनरली कहते हैं कि आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से करें, बट अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए तो आप बिल्कुल लिक्विडिटी ले सकेंगे। उसके बाद दोस्तों हमसे ये भी एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि आप प्री आईपीओ में कोई भी शेयर को अच्छा या बुरा कैसे कंसिडर करेंगे, या फिर प्लानीफाई के व्यूज़ क्या हैं उनकी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पर जो हमने शेयर्स की लिस्ट दे रखी है। देखिए दोस्तों, हमारे पास रिसर्च रिपोर्ट हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बात करी कि बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट्स रहती हैं। हम वीडियोस बनाते हैं ताकि अपने इन्वेस्टर्स को अवेयर करवा सकें कि कैसी इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्यों इन्वेस्टमेंट हम अगर कोई बोलते हैं कि अच्छी है या बुरी है। और हमने इन्वेस्टमेंट्स के करस्पॉन्डिंगली ही इन्वेस्टर्स को हेल्प आउट करने के लिए, क्योंकि हमें इन्वेस्टर्स काफ़ी क्वेरीज रेज करते रहते थे, हमने वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग के ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाई हैं ताकि आप समझ सकें कि कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए और कौन सी नहीं। इसके अलावा हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी प्री आईपीओ के प्राइसेस चेंज होते हैं? तो हाँ दोस्तों, ये इनके प्राइसेस ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे या फिर फोर्टनाइटली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। हम डेली बेसिस पे, जैसे मैंने पहले भी बताया, हम शेयर्स की प्राइस लिस्ट व्हाट्सएप पर अपने सारे इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करते हैं, अपने सारे पार्टनर्स के साथ शेयर करते हैं, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे कि ये शेयर कितने में आज अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए।
जब भी कोई भी चेंज होगा वो आपको डेली बेसिस पे दिखेगा, आने वाले टाइम पे आपको ये चीज़ वेबसाइट पर भी मिलेगी। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि अगर आईपीओ से पहले, आईपीओ के बाद का तो मैंने बता ही दिया आपको डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट का, आईपीओ से पहले अगर कंपनी कोई डिविडेंड या बोनस या स्प्लिट देती है तो क्या वो मुझे मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, आपको ये मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 10 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर था। 2014-15 के से, मतलब पिछले 4-5 साल से उस 10 रुपये की कंपनी ने 1600 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया है। बाद में उन्होंने 1 शेयर को 500 शेयर पे बोनस में स्प्लिट कर दिया। 7,000 रुपीज़ कॉस्ट हुआ करती थी, वो गिरकर 20-30 रुपये आ गई, बट एक शेयर के 500 रुपये बना दिए गए। अब वो हर साल 3 रुपीज़ 20 पैसे का डिविडेंड दे रहे हैं, जो कि अगेन इक्विवेलेंट टू 1600 रुपीज़ है। तो ये डिविडेंड वैसे ही आएगा जैसे आपको नॉर्मल लिस्टेड प्लेयर्स में शेयर आपके जो भी डीमैट के साथ बैंक मैप्ड है उसमें आपको ये डिविडेंड मिल जाएगा। तो बोनस भी मिलेगा, कोई भी अगर स्प्लिट भी अगर ऑर्गेनाइजेशन करती है। इनफैक्ट ये भी एक क्वेश्चन आता है कि जी आपका शेयर का प्राइस तो 10,000 रुपये है, जैसे पेटीएम का 10,000 रुपये, 11,000 रुपये है, कई शेयर 1,000 रुपये के हैं, कि आईपीओ का प्राइस बैंड तो जनरली बहुत बार होता है कि 200, 300, 500, 700 में भी आते हैं, तब क्या होगा? बिल्कुल, अगर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जनरली उस थॉट प्रोसेस में रहता है कि 2 रुपये का शेयर सस्ता है, पर ऐसा ऑल्दो होता नहीं। यहाँ पर स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जहाँ पर 2 रुपये का शेयर भी महंगा हो सकता है और 10,000 रुपये का शेयर भी सस्ता होता है। एमआरएफ का शेयर 50,000 से ऊपर का है तब भी एक अच्छा शेयर गिना जाता है, एक अच्छा शेयर कंसीडर किया जाता है जिसको भी टायर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करनी हो। तो ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कई शेयर्स काफ़ी महंगे हैं, कि 11,000 रुपये का शेयर महंगा है, तो मे बी इससे ऊपर का आईपीओ प्राइस बैंड तो नहीं आएगा। हाँ, हमें भी लगता है कि देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब रिटेल इन्वेस्टर के पास आएगी तो अपने शेयर को स्प्लिट कर सकती है, उसको डिवाइड कर सकती है, अपनी फेस वैल्यू को भी स्प्लिट कर सकती है। ज़रूरी नहीं है उनको हर शेयर को ही बोनस में ही डालना है, स्प्लिट भी कर सकते हैं, तो उससे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, बट बेसिकली आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी। 11,000 रुपये का अगर किसी के पास एक शेयर है तो उसके एक शेयर के मान लीजिए 100 शेयर बना दिए, तो अब आपकी वही शेयर की फेस वैल्यू, मतलब शेयर का प्राइस 110 रुपये हो गया। तो ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है और ये चीज़ होती भी है, जैसे मैंने आपको तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की भी एग्जांपल दी है। और दूसरी साइड पे ये भी बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि 1,000 रुपये का आईपीओ प्राइस बैंड नहीं आ सकता या 500 रुपये का आईपीओ प्राइस बैंड नहीं आ सकता। HDFC EMC की एग्जांपल ले लीजिए, 1100 रुपये का आईपीओ प्राइस बैंड था, 1700 की लिस्टिंग हुई थी, तो 1100 रुपये वाला, और 1100 रुपये का आईपीओ प्राइस बैंड के बावजूद 92 टाइम्स वो शेयर ओवर सब्सक्राइब हुआ था। तो 1100 रुपये का भी आईपीओ आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो 200, 300, 500 रुपये के ही रेट में आएगा। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि हम प्लानिफाई को चूज़ क्यों करें, हम आपके साथ क्यों जुड़े। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन हमें लगता है कि देखिए हम इस पूरी अनऑर्गेनाइज मार्केट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इंडिया में पहली प्राइवेट इक्विटी स्टॉक एक्सचेंज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए या HNIs के लिए या बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ला रहे हैं, हम अपनी तरफ से अपनी दिलो जान से एफर्ट है, आपको दिखता होगा हमारी वीडियोस के बीच में कि हम बेसिकली पूरा एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। हमारी जो जितनी रिसर्च है, हमारी रिपोर्ट्स अगर आपने पढ़ी होंगी, देखी होंगी, या फिर अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल लेकर आप इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट से बिल्कुल मांग कर अपनी हमारी रिसर्च रिपोर्ट्स देखिए। आपको लगेगा कि जो हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आपको ऐसी इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट्स इवन स्टॉक ब्रोकर्स की तरफ से भी कभी प्रोवाइड नहीं होंगी। इतना हम एफर्ट लगा रहे हैं ताकि हम इन्वेस्टर्स, हमारा एक ही मानना है कि अगर इन्वेस्टर अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी भी ग्रो होगी और इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा तो होगा ही उस चीज़ से। इस वजह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक ये भी आता है कि जी आप प्री आईपीओ के स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करते हैं। फाइनेंसिस का जो डेटा है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं रहता दोस्तों। हमारी, जैसे मैंने बताया, 8 मेंबर्स की अभी टीम है जो इन स्टॉक्स को सारा टाइम ट्रैक करती है। कोशिश करते हैं हम लोग कि इनकी जितनी भी फाइनेंशियल्स हैं वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकें, और उसके बाद ही हम अपनी कोई भी रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं और फेयर डील देना चाहते हैं। इनफैक्ट आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की प्रोफाइल में देखेंगे, अगर आप इंडिया में ओवरऑल देखेंगे तो हम नंबर 3 पे हैं इन द नंबर ऑफ स्टार्टअप स्पेस। नंबर 1 पे US है, नंबर 2 पे चाइना है। इतने स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक अच्छे मार्केट एस्टैब्लिश कर सकें इस वजह से, और हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करते हैं जितनी डिटेलिंग हम दे सकें।
अगर किसी के फाइनेंशियल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे तो हम बिल्कुल बता देंगे कि जी ये हमारी तरफ से रिसर्च स्टॉक नहीं है, हमारे पास ये शेयर ज़रूर अवेलेबल है बट हमारे पास इसका कोई भी एनालिसिस अवेलेबल नहीं है। एक क्वेश्चन दोस्तों एनआरआईज की तरफ से बहुत आता है कि क्या एनआरआईज प्री आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं दुबई से, स्पेशली कुवैत से, यूके से, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, कि हम एनआरआई हैं, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अगर तो कई तो लोग ऐसे होते हैं जो बाहर काम के सिलसिले में गए हुए हैं 2 साल 5 साल, उनके अभी भी इंडिया में सेविंग अकाउंट चल रहे हैं, हालांकि ऑल्दो दिस इज़ नॉट द राइट रूल, या फिर उनके एटलीस्ट फैमिली में मेंबर्स हैं जिनका सेविंग अकाउंट है, जिनके करस्पॉन्डिंगली ये वो सेविंग कर मतलब उनके पास सेविंग अकाउंट है तो उसके करस्पॉन्डिंगली इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। या फिर कई लोग उसको कन्वर्ट करवा के, अपना पुराना सेविंग अकाउंट को कन्वर्ट करवा के एनआरओ सेविंग अकाउंट बनवा लेते हैं। उस एनआरओ सेविंग अकाउंट से आप बिल्कुल वैसे ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जैसे एक रेगुलर कोई भी रेजिडेंट इंडियन इन्वेस्टमेंट करता है। बट अगर आपके पास एनआरओ सेविंग अकाउंट भी नहीं है और आपके पास एनआरई सेविंग अकाउंट है तो दोस्तों आपको एक FCTRS का फॉर्म फिल करना पड़ता है, RBI की तरफ से आता है। CA को आपको ऐड करना होगा उसमें। CA एक कोई ना कोई इसके लिए फ़ीस लेगा, हो सकता है वो 40,000 ले, 50,000 ले, जितनी भी वो फ़ीस उसको जायज़ लगती है वो CA आगे आपकी तरफ से वाउच करेगा RBI को FCTRS फॉर्म के साथ। जब वो अप्रूव होगा RBI उसको जनरली हो सकता है 2 से 3 महीने ले सकती है अप्रूवल देने के लिए। उसके बाद आप NRE अकाउंट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास NRE अकाउंट भी नहीं है और अगर आप बिल्कुल ही टोटली ही फॉरेनर हैं तो ऑब्वियसली मेरे को लगता है कि आप ऐसे तो ये वीडियो नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, बट उनके लिए भी, मतलब जो लोग इंडियन नहीं हैं, जिनके पास कोई रेजिडेंट प्रूफ भी नहीं है और उनके पास NRE सेविंग अकाउंट भी नहीं है, उनके लिए FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का एक सिस्टम होता है जिसके तहत हम उनको रजिस्टर करके वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये प्रोसेस भी हमारे पास अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। एक दोस्तों हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लानिफाई ऑपरेट कहाँ से करती है, हमें बताइए कि प्लानिफाई का ऑफिस कहाँ पर है। तो दोस्तों हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो गुड़गांव में है, सेक्टर 18 में। यहाँ पर साइबर सिटी करके एक बहुत ही अच्छी जगह है, एयरटेल की बहुत प्यारी बड़ी सी बिल्डिंग है। इनफैक्ट जितनी बारी भी मीडिया हाउसेज में कोई भी एयरटेल का आर्टिकल छपता है तो वही बिल्डिंग दिखाई जाती है। उसी के ही पास में ही तकरीबन वहाँ से तकरीबन 700 मीटर्स पे हमारा ऑफिस यहाँ पर रजिस्टर्ड है। आप हमें बिल्कुल ऑफिस से विजिट करके भी हमारे साथ ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट जितनी भी हम ये वीडियो शूट करते हैं अपने ऑफिस से ही शूट करते हैं और आप हमसे मिले बिना भी इसमें इन्वेस्टमेंट हमारे साथ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम बिल्कुल लीगली सब कुछ ऑपरेट करते हैं, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होगी, कोई कैश का काम है ही नहीं हमारे पास, और सारी चीज़ों की आपको डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट से लेके हर चीज़ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। आपको शेयर सेम डे डिलीवरी दी जाएगी, एक साथ में डील कन्फर्मेशन एग्रीमेंट आएगा आपके पास, जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी कि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ से फंड्स आए थे, किस बैंक अकाउंट से फ़ंड आए थे, उस इन्वेस्टर का नाम क्या है, उस इन्वेस्टर के पैन कार्ड नंबर क्या है, उस इन्वेस्टर का डीमैट अकाउंट नंबर क्या है, कौन से शेयर उनको इशू किए गए हैं, कितनी प्राइस पे इशू किए गए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑन द सेम डे ऑफ द इन्वेस्टमेंट जब आपको ये शेयर डिलीवर किए जाएंगे, ये आपके साथ आपको डील कन्फर्मेशन एग्रीमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों ये मेरा एक प्रयास था, टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर हमने एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई है ताकि आपको ये प्राइवेट इक्विटी और प्री IPO की पूरी मार्केट के बारे में हम क्लैरिटी दे सकें। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और इस पे कमेंट ज़रूर करें ताकि इस वीडियो की एंगेजमेंट के ऊपर ही बेसिकली गूगल या यूट्यूब इस वीडियो को आगे प्रमोट करता है कि कितने लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। आप अपनी फीडबैक भी हमें कमेंट्स में ज़रूर दे सकते हैं। मैं उस वीडियो की फीडबैक्स को खुद पर्सनली भी सारी फीडबैक्स को पढ़ता हूँ। आप दोस्तों इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग भी अगर हमसे कोई हेल्प चाहते हो तो आप हमें दिए हुए फ़ोन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमसे ईमेल के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा और मैं आपको अगली अपनी वीडियो में मिलने की आशा करता हूँ। तब तक आप प्लानिफाई के साथ अपने ख्वाबों को पंख दें और ज़िंदगी को संवारें और प्री IPO में इन्वेस्ट करें क्योंकि प्री IPO परफेक्ट है।